चलो भाई शुरू करते हैं। मनी एंड क्रेडिट, मजेदार चैप्टर। मनी का मतलब सबको पता है, पैसा, धन। ठीक है। क्रेडिट का मतलब क्या होता है? ब्याज बोल लो, साख बोल लो, सारी बातें एक ही है। तो मनी एक्चुअल में क्या है? कोई तुमसे पूछ ले भाई व्हाट इज मनी, क्या बोलोगे? पैसा। पैसा क्या होता है वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, खरीद बिक्री का जरिया नहीं है भैया। हम लोग एक्सचेंज कर रहे हैं हर चीज। ठीक है। अपने जरूरत के सामान को, ठीक है, अदला बदली करते हैं। ठीक है, दिस इज नोन एज एक्सचेंज। तो उसका मीडियम यानी माध्यम है। ठीक है। अब आपको पता है भाई, चलो देखो एनसीईआरटी कहती क्या, उसको समझ ले। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये पहला हिस्सा इंट्रोडक्शन है। मनी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, पहले के टाइम में क्या थी मनी, आज हम लोग किस चीज के रूप में मनी को देखते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं मनी बोल के, वो सारी चीजें हम लोग को इसमें देखनी है अभी। चलिए, तो आगे देखो ये क्या। तो हमारे एवरीडे लाइफ में, रोज जो हम लोग जीवन जी रहे हैं, रोजाना का जो हमारा जीवन है, उसमें पैसा क्या है भाई? तो हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पैसे के यूज पर जो है तुमको दिखेगा टिका हुआ है। ठीक है, बिना पैसे का कुछ नहीं हो पाएगा, हर जगह आप इस्तेमाल करते हैं। आप कोई सर्विसेज अगर इस्तेमाल करोगे उसके लिए पैसा खर्च करना है, कुछ कंज्यूमेबल अगर तुमको चाहिए उसके लिए पैसा खर्च करना है, एजुकेशन पर पैसा खर्च करना है, कपड़ों के लिए पैसा खर्च करना है, भोजन के लिए पैसा खर्च करना है। ठीक है। तो बिना पैसे के कुछ नहीं होने वाला। तो अगर तुम अपने आसपास के दुनिया में देखोगे, ठीक है, तो तुमको बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस दिखेंगे, जो एक दिन में हम लोग मनी का कितना इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे ट्रांजैक्शंस को करने के लिए मनी का हम कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। चलो, तो अब आपको कहा जा रहा है कि भाई ऐसी चीजों का आप एक लिस्ट बना लो कि भाई किन किन चीजों का आप इस्तेमाल करोगे पैसे से। उसके बाद आप देखो ये क्या, कि बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे आपको जिसमें गुड्स को हम लोग खरीद रहे हैं, मतलब सामान खरीद रहे हैं। ठीक है। और फिर उसको क्या कर रहे हैं, बेच भी रहे हैं। ठीक है। और इन सब में किसका इस्तेमाल हो रहा है? पैसे का। ठीक है। अगर हम लोग मार्केट के चैनल्स का इस्तेमाल करें, मार्केट के चैनल को समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले क्या होता है, कहीं ना कहीं पर प्रोडक्शन होता है। प्रोडक्शन के बाद जो फैक्ट्री में सामान है वो किसके पास पहुंचता है? डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचता है। डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर के पास पहुंचता है। ठीक है। होलसेलर के बाद क्या हो रहा है, आम जो रिटेलर है उसके पास पहुंचेगा और तब कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। तो उसमें तुमको दिखेगा कि एक ही सामान की बार बार रीसेलिंग की जा रही है कि नहीं? और कोई खरीद रहा है, फिर कोई बेच रहा है, फिर कोई खरीद रहा है, फिर कोई बेच रहा है कि नहीं? चलिए, कभी कभी आपको दिखेगा क्या कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, जब भी कोई सामान लेते हैं या जब भी कहीं पर हम लोग पैसे खर्च करते हैं, तो क्या हम लोग को हमेशा सामान मिलता है? नहीं। कभी कभी हम आपको सर्विसेज के लिए भी पैसे खर्च करते हैं, मतलब सर्विसेज को भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम पैसे के बदले में। अब सर्विसेज क्या हो गए, आप गए, आपके पास एयरटेल या जियो का सिम कार्ड लगा हुआ है, जो भी 699 या 700 के आसपास का रिचार्ज आता है वो आपने किया। ठीक है। अब जब आपने वो रिचार्ज किया तो बदले में आपको कोई फिजिकल सामान मिल रहा है? नहीं। आपको एक वैलिडिटी दे दी गई कि भाई 3 महीने तक आप इस कंपनी के जो टेलीकॉम सर्विसेज है उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। ठीक है। भगवान न करे आपके ऊपर कोई केस हो गया, आप किसके पास गए? लॉयर के पास गए। लॉयर को आपने फीस दी, अपने केस की डिटेल्स बताई, बदले में आपको उसने कोई सामान दिया? नहीं दिया। वो क्या कर रहा है, आपका केस लड़ देगा। तो मतलब क्या कर रहा है, वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। समझे? क्या कर रहा है, वो अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तुम बीमार पड़ गए, बीमार करके डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या किया, तुमको डायग्नोज किया, डायग्नोज करके उसने प्रेस्क्रिप्शन पर तुम्हारे लिए दवा लिख दी। ठीक है। तो डॉक्टर भी क्या कर रहा है, तुमको कोई सामान दे रहा है इस पैसे के बदले में? नहीं दे रहा है। तो क्या कर रहा है भाई, सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहा है। तो हर बार हम पैसों से सिर्फ सामान, आइडेंटिटी, या फिर जिसको कंज्यूमेबल या फिर कोई टेंजेबल एसेट नहीं समझ खरीदते हैं। टेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है, जिसको आप छू सको, देख सको। ठीक है। जियो आपको जो सामान दे रहा है उसको आप छू सकते हो, देख सकते हो? नहीं। लेकिन आपको 3 महीने के लिए एक सर्विस दे दी गई है कि हाँ भाई आप अपनी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज का, इंटरनेट सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम लोग पैसे से क्या एक्सचेंज कर रहे हैं भाई, तो सेवाओं को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, तो अब देखो, फॉर सम देर माइट नॉट बी एनी एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ मनी टेकिंग प्लेस नाउ, बट अ प्रॉमिस टू पे मनी लेटर। हो सकता है
कि अभी किसी चीज के अभी किसी कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए अभी कोई भी पैसा का आदान प्रदान नहीं हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में क्या करेंगे, वो प्रॉमिस करेंगे पैसा देने के लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, आपके मोहल्ले के बाहर में, आपके कॉलोनी में कोई अंकल हैं जो पंसारी की दुकान लगाता है, जनरल स्टोर है उनका, आप उनके यहाँ से रेगुलर कस्टमर हो, ठीक है। अब आप क्या गए, कभी का एक बिस्किट का पैकेट ले लिया, आपने बोला अंकल कल दे दूंगा इसके पैसे में, ठीक है। ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है, लेकिन क्या ट्रांसफर ऑफ मनी अभी हुआ? नहीं हुआ। आपने क्या किया है, उसको एक प्रॉमिस थमा दिया है कि भैया हम बाद में आपको पैसा दे देंगे, कल दे देंगे, परसों दे देंगे। या अगर कभी आप देखोगे कि कोई फ्रेंड है, आपको कभी अर्जेंट नीड पड़ जाती है पैसों की, तो किसी दोस्त से मांगते हो कि अरे भाई फॉर्म भरना था मेरे को कोई एग्जामिनेशन का, 1000 रुपए की जरूरत थी, तो मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं तुमको दे दूंगा, ठीक है। तो गुड फेथ में वो भी क्या कर देगा, ठीक है भाई ले ले पैसे, जब फॉर्म भर लो, ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, पैसे जब आएंगे दे देना। तो क्या हुआ कि भैया अभी आपको दिखेगा क्या कि ट्रांसफर ऑफ मनी अभी प्लेस नहीं हुआ है, अभी ट्रांसफर ऑफ मनी नहीं हुआ, मतलब ट्रांसफर ऑफ मनी हो गया है, ठीक है, लेकिन अभी जो है जो पेमेंट हुआ है वो नहीं हुआ। मतलब आपने उसको एक क्या कर दिया है, प्रॉमिस कर दिया कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दे दूंगा। तो इस तरह के भी ट्रांजेक्शन होते हैं, और इसी ट्रांजेक्शन को अपन क्रेडिट कहते हैं। समझे? कोई दिक्कत समझने में? मक्खन चैप्टर है भाई, ठीक है। अब एक और सवाल तुम्हारे मन में होगा, ठीक है, कि ये जो ट्रांजेक्शन हम लोग कर रहे हैं, ये सब कुछ पैसों में ही क्यों होता है, ठीक है। क्यों जितने भी ट्रांजेक्शन हैं वो पैसों में क्यों होते हैं? ऐसा नहीं है। अभी देखो ये क्या कि कुछ ऐसे जगह आपको देखने के लिए मिलेंगे जहां अभी भी जो है कैश नहीं चलता है, काइंड में होता है तुम्हारा ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाएंगे तो वहां आपको देखने के लिए मिलेगा कि कुछ लोग खेत में आपके काम करते हैं, वो पैसा ना लेकर के अनाज लेते हैं, ठीक है, कि भाई हम आपके यहाँ काम करेंगे और हमको एक दिन का इतना अनाज चाहिए। या फिर कुछ लोग क्या करते हैं, कैश और काइंड मिक्स करके लेते हैं कि इतना पैसा और इतना अनाज, कि 6 kg अनाज लेंगे और 200 रुपया लेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मनी इज ओनली द मतलब इज द ओनली मीडियम ऑफ ट्रांजेक्शन अवेलेबल एज ए फॉर नाउ, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंट जो है हम लोग किस चीज में कर रहे हैं ट्रांजेक्शन, तो पैसे में ही कर रहे हैं। तो तुम्हारे मन में सवाल बहुत बार आता होगा कि भाई ट्रांजेक्शन जो है हम लोग सिर्फ पैसों में ही क्यों करते हैं, ठीक है। उसका सिंपल सा जवाब यही है कि भैया मनी है, उसकी यूनिवर्सल वैलिडिटी है, समझे, कि अगर किसी इंसान के पास पैसे हैं तो वो आसानी से किसी भी कमोडिटी में एक्सचेंज कर सकता है, किसी भी सर्विसेज के बदले में उसको एक्सचेंज कर सकता है, जो कुछ भी उसकी नीड हो, ठीक है। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करते हैं भाई, प्रेफर करते हैं, ठीक है, पेमेंट पैसों में, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ मनी जो है पैसों में प्रेफर करते हैं, ताकि जिस चीज को भी चाहें उस चीज को खरीद सकें। जिस समय पैसा नहीं था उस समय एक सिस्टम चलता था जिसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब बार्टर सिस्टम में भी बहुत तरह की दिक्कतें थी, ठीक है। उसको हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं कि भैया क्या होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से पहले समझ लो। तो कहा जा रहा है भाई कि एक शू मैन्युफैक्चरर है, जूता बनाने वाला। अब वो क्या करता है भाई, वो चाहता है कि हम अपने जूतों को मार्केट में जाकर के बेचें, और बदले में हम क्या खरीदेंगे, वीट खरीदेंगे, ठीक है। तो अब देख लो, जिस समय पैसा नहीं होता था उस समय इस आदमी के पास क्या चैलेंज है, ठीक है। मान लीजिए ये है हमारा जो शू बनाने वाला, ये पर्सन ए, ये हमारा गेहूं बेचने वाला है पर्सन बी, ठीक है। और इस समय में ये लोग जी रहे हैं जिस समय मनी दुनिया में नहीं है। द ओनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय, वस्तु को ही बदलने का सिस्टम चल रहा है। तो भैया दिक्कत क्या होगा? नंबर वन बात कि ये बाबू साहेब अगर जाएंगे इनसे पूछेंगे कि भैया आप क्या करो, कि आपको जूतों की जरूरत है तो हमसे जूते ले लो, बदले में हमको क्या कर दो, वीट दे दो। तो अगर इसको सही में शूज की जरूरत है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, इधर से आपको जूते जाएंगे, उधर से इसके बदले में वीट मिल जाएगा, गेहूं मिल जाएगा।
लेकिन अगर मान लो, ठीक है, ये बंदा बोल दे कि हमको तो अभी जूते की जरूरत नहीं है, जूता मेरे पास है, ठीक है, हम कुछ और चीज का जो है चाह रहे हैं कि हम उसको एक्सचेंज करें, कि हमको टमाटर खरीदना है, हमको एक झोला खरीदना है, हमको कुछ कपड़े खरीदने हैं। समझ में आया? अब ये आदमी क्या है भाई, अब इसके साथ दिक्कत हो जाएगी, समझे? अब इसके साथ दिक्कत क्या है, अब यहाँ पर एक पर्सन सी चाहिए, ठीक है, अब ये पर्सन सी है यहाँ पर बैठा हुआ। दिक्कत यहाँ पर यह है कि इस पर्सन को अब जूते नहीं चाहिए, लेकिन इसके पास वीट है, समझे? तो या तो इसको कोई ऐसा इंसान ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए हो। मान लो अगर ये पर्सन है, इसको क्या खरीदना, मिट्टी के बर्तन खरीदना है, मान लीजिए इसको खरीदना है पॉट्स, ठीक है, जूते नहीं चाहिए इसको। तो अब क्या है भाई, इसको ऐसा ही इंसान खरीदना, ढूंढना पड़ेगा जिसको जूते चाहिए हो और जो बदले में इसको पॉट दे दे, और तब बेचारा इस पॉट के बदले में इस आदमी से ये क्या ले ले, हाँ, गेहूं ले ले, है कि नहीं? तो अब खुद सोचो कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये मामला। अब जरूरी नहीं है कि इस चेन में 3 ही आदमी हो। अभी बोल देगा कि ठीक है भैया, पॉट वाले के पास गया, पॉट वाला बोलेगा कि नहीं हमको पॉट तो नहीं चाहिए था, हमको जूते तो नहीं चाहिए थे, हम टमाटर के इंतजार में। अब और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। अब इसको ऐसा आदमी खरीदना हो, खोजना पड़ेगा जिसके पास टमाटर हो और जिसको जूते चाहिए हो। तो उसको जूता देके उससे टमाटर लेगा, फिर टमाटर देके इससे क्या लेगा, पॉट्स लेगा, फिर ये पॉट जाकर के इसको देगा और उससे बदले में क्या लेगा, वीट लेगा। तो कैन यू मतलब अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी, कितना मुश्किल हो रहा है इस चीज को करना, ठीक है? तो दैट्स वाई ये जो सारा कंफ्यूजन है, ये जो सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको खत्म कर देता है क्या, पैसा, मनी। कोई दिक्कत इस बात को समझने में? ठीक है, यही बात यहां से यहां तक लिखी हुई है, ठीक है। और इसी चीज को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स का मतलब कि जो चीज हमको चाहिए वो आपके पास होनी चाहिए, और जो चीज आपको चाहिए वो मेरे पास होनी चाहिए, तभी जा करके हमारा बार्टर सिस्टम वाला फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वही कॉम्प्लेक्सिटी होगी, ढूंढते रहो। अभी तो 4 स्टेजेस थे, हो सकता है 5वां स्टेज भी आ जाए इसमें। टमाटर वाले के पास जाके कहोगे जूता चाहिए, तो बोलेगा नहीं 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 नहीं, हम तो कपड़ा का इंतजार कर रहे थे कि कोई कपड़ा वाला आए और हमसे कपड़ा एक्सचेंज कर ले, बदले में टमाटर ले जाए। तो फिर वो आदमी ऐसा कपड़ा वाला ढूंढेगा जिसको जूता चाहिए। है, ठीक है। दिस इज नोन एज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, कि बार्टर सिस्टम तभी सक्सेस हो पाएगा जब जो चीजें आपको चाहिए वो सामने वाले के पास हो, और जो सामने वाले को चाहिए वो आपके पास हो। मनी क्या है? मनी कुछ नहीं है, एक कॉमन यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल जो है एक्सचेंज मीडियम है, कि हाँ भाई पैसा है। अब खुद सोचो, पैसा आने से क्या फायदा हुआ, हर चीज की कीमत डिसाइडेड है, ठीक है। जूते वाले ने पैसे दिए और पैसा से क्या खरीद लिया, वीट खरीद लिया। किसी आदमी को जूते चाहिए होंगे, उसने जूते खरीदे, उसको पैसा दे दिया। हो रहा है वही सिस्टम, एक्सचेंज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन अब डायरेक्ट कमोडिटीज में एक्सचेंज ना करके हमने एक मीडियम बना लिया जिसको हम क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। कोई दिक्कत? बढ़ाई जाए गाड़ी फिर। देखिए, व्हाट अ पर्सन डिजायर्स टू सेल इज एग्जैक्टली व्हाट द अदर विशेस टू बाई। यही है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। जो हम बेचना चाह रहे हैं, सामने वाला भी वही खरीदना चाहे, तभी जाकर के फॉर्मूला चल पाएगा, ठीक है। इन अ बार्टर सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज एसेंशियल फीचर। जहां पर बिना पैसे के सामान का आदान प्रदान हो रहा है, वहां सबसे महत्वपूर्ण फीचर हो जाएगा आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, ठीक है। दोनों आदमी को जो है जो चीज चाहिए एक दूसरे के पास होगी तभी हो पाएगा। अब खुद सोचो, अब हम लोग देखते हैं भाई एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर मनी आ गया है,
ये तो एक ऐसी इकोनॉमी देखिए जहां पर पैसा नहीं है तो वस्तु विनिमय चल रहा है। अब हम लोग देखेंगे क्या ऐसी इकोनॉमी जहां पर पैसा आ गया है, अब वहां क्या बदलाव होता है। तो इन कॉन्ट्रास्ट इन एन इकोनॉमी वेयर मनी इज इन यूज, ठीक है, तो मनी क्या करता है भाई, मनी क्रूशियल इंटरमीडिएट स्टेप हो जाता है तुम्हारा, और बीच में जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है उसको एलिमिनेट कर देता है। अब जरूरत ही नहीं है इसकी, पैसा तो सबको चाहिए, है ना, पैसा तो सबको चाहिए। तो अब क्या होगा भाई, अब जरूरी नहीं है कि शू मैन्युफैक्चरर जो है किसी फार्मर को ढूंढेगा जिसको जूते चाहिए, और सेम टाइम ठीक है उस फार्मर को, फार्मर से क्या कर देगा, वीट कर देगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, अब उसको कुछ नहीं करना है, अब उसको इंतजार करना है ऐसे आदमी का, कहीं पर भी दुकान लगा के बैठ जाएगा और ऐसे आदमी का इंतजार करेगा जिसको जूते चाहिए, ठीक है, वो आएगा जूते खरीदेगा, उसके बदले में पेमेंट करेगा, ठीक है, और एक बार जब उसके पैसे मतलब जूते एक्सचेंज हो गए पैसे के बदले में, तब उस पैसे से वो क्या खरीद सकता है, वीट खरीद सकता है, या फिर जो भी कमोडिटी उसको मार्केट में खरीदनी है उसको खरीद सकता है, ठीक है। अब चूंकि आपको दिखेगा कि एक्सचेंज का जो ये प्रोसेस हुआ इसमें क्या हो गया, अब एक माध्यम आ गया, उस माध्यम को क्या बोलते हैं, पैसा। इसलिए व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, मनी इज नथिंग बट अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, क्या है भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, माध्यम है विनिमय का, ठीक है। चलिए, अब ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई किस तरह से पैसा एक्सचेंज करना आसान कर देता है, क्यों, यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, ठीक है, सबके पास है। दूसरा बात क्या है कि कैन यू थिंक ऑफ सम एग्जांपल्स ऑफ गुड सर्विसेज बीइंग एक्सचेंज और वेजेस बीइंग पेड थ्रू बार्टर। हाँ, अभी तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अभी भी कुछ जगहों पर बार्टर सिस्टम चलता है, अभी भी कुछ जगहों पर बार्टर सिस्टम चलता है, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में जाओगे तो ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा। अब आ जाइए मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी देखते हैं, ऊपर समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है इस टॉपिक में, डाउट है। अभिनव को बोल रहा था कि भाई सर थोड़ा सा टेक्निकल चैप्टर है, कुछ नहीं है, मजाक चैप्टर है, एकदम अच्छे से समझ में आएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें कि तुमको अति लगे। आ जाओ फिर आगे देखते हैं क्या है भाई मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी, और कौन कौन से जो है साधन है हमारे पास, ठीक है। तो देखो, तो हमने देखा क्या कि मनी क्या है, मनी ऐसा कुछ है जो क्या करता है भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करता है सारे ट्रांजेक्शन में, जितने भी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो जब कॉइन्स नहीं आए थे दुनिया में, ठीक है, तो मनी का इस्तेमाल लोग मनी के रूप में क्या चलाते थे, तो बहुत अलग अलग तरह की चीजें चलती थी। फॉर एग्जाम्पल कौड़ी तुमको पता होगा, ठीक है, कौड़ी छोटे छोटे सीशल्स होते हैं, उसका इस्तेमाल लोग करते थे, ठीक है, एक्सचेंज करने के लिए वस्तुओं को। उसके बाद धीरे धीरे बातें बढ़ी, तो तुम देखोगे क्या कि भैया प्रेशियस मेटल्स आ गए, गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, ठीक है। फिर तुगलक का टाइम है इंडिया में, जिसने सोने और चांदी के सिक्के के बदले में, ठीक है, ठीक है, तांबा का जो है सिक्का चलाना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो वही बात है, तो इंडिया में तुम देखोगे क्या कि बहुत पहले आपको दिखेगा क्या, तो बहुत अर्ली एजेस से इंडियन यूज क्या करते थे, अनाज का इस्तेमाल करते थे और कैटल का इस्तेमाल करते थे मनी के लिए, सही बात है। एक बार में बोरी के बोरी अनाज ले लेता था, उसके बदले में गाय का बछड़ा दे दिया, बकरी का बच्चा दे दिया, जो जिसको सामने में चाहिए, ये भी बार्टर सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा आपको क्या, शीशल्स के बारे में नहीं बताया बट हाँ कौड़ी का भी इस्तेमाल होता था। उसके अलावा आप देखिएगा कि कुछ मेटालिक कॉइन्स आ गए, जैसे गोल्ड का कॉइन हो गया, सिल्वर का कॉइन हो गया, कॉपर का कॉइन हो गया, ठीक है। तो पिछले जो है शताब्दी तक जो है ये फेज चल रहा था तुम्हारा। उसके बाद मॉडर्न इकोनॉमी जब आई, तब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या, करेंसी। अब यहाँ पर देख लो तुम्हारा, ठीक है, अर्ली पंच मार्क्ड कॉइन्स है 2500 साल पहले के, पंच मार्क्ड कॉइन्स जिनको आहत सिक्के कहते हैं। इसको क्या किया जाता था, मेटल को गर्म करके, ठीक है, और जैसे हम लोग मुहर लगाते हैं ना, स्टैम्प पे जो खुदा हुआ रहता है उस पर आ जाता है, तो जब गर्म हो जाता है तो मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, तो एक लोहे का सील होता था जिसके ऊपर जो खोदना है वो स्टैम्प रहता था, कस के उस पर मारते थे और वो खुद जाता था, इसी को बोलते थे पंच मार्क्ड कॉइन्स। तो दुनिया में सबसे पहले सिक्के जो है ऐसे ही बनाए गए थे, ठीक है, हिंदी में इसको आहत सिक्के कहा जाता है। उसका गुप्ता पीरियड आया, इंडिया का जो है गोल्डन पीरियड, ठीक है, सबसे शुद्ध सोने के सिक्के आपको गुप्त काल में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है।
उसके बाद देखोगे तुम्हारा क्या, तुगलक का कॉइन है ये, कॉपर का। ये देखो मुगलों के काल का मुहर है ये, अकबर के रीजन का सोने का मुहर है ये। ठीक है, उस समय जो कॉइन चलता था उसको मुहर बोला जाता था। और ये हमारा 1 रुपया का सिक्का है, तो जो भी विलुप्ति के कगारे पर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया इन्फ्लेशन के कारण क्या होता है, इन्फ्लेशन एक नेचुरल चीज है जिसको मुद्रास्फीति बोलते हैं। व्हाट इज इन्फ्लेशन? पैसे का या करेंसी का जो परचेजिंग पावर है ना, उसमें कमी आना, उसको बोलते हैं हम लोग मुद्रास्फीति। आम भाषा में अगर समझना हो तो अगर कोई सामान तुमको 100 रुपए का 1 kg मिल रहा है 2025 में, तो क्या 2026 में भी इतना मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन पैसा तो हमारा 100 रुपया ही है। ठीक है, पता चला कि आज जो है तुम्हारा 100 रुपए का 1 kg मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ गई, अब उसी 100 रुपए में 900 ग्राम आएगा। तो भाई पैसे की परचेजिंग पावर कमी हुई कि नहीं? कम हुआ ना पैसे का परचेजिंग पावर, इसी को बोलते हैं बेटा इन्फ्लेशन। और इसके बहुत कारण है, हायर क्लासेस में आप लोग कभी पढ़ेंगे, समझे? तो इस बात को थोड़ा हम लोग बाद में ये करेंगे। तो कहने का मतलब है क्या, कि इन्फ्लेशन के कारण 1 रुपए का सिक्का भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, कोई भी करेंसी खत्म नहीं होता, ऑब्सोलीट हो जाता है। सरकार बंद क्यों कर देती है अंतिम में सर्कुलेशन उसका? जैसे 10 पैसे चलता था, 5 पैसे चलता था, 1 पैसा चलता था, 2 पैसे चलता था। इन्फ्लेशन बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ा ना कि अब उस कीमत में कोई सामान ही नहीं मिल रहा, 50 पैसे में कोई सामान नहीं आ रहा। तो वो कॉइन क्या हो गया, ऑब्सोलीट हो गया। गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो 1 रुपए की हालत है, धीरे धीरे वो भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, फिर 2 रुपए हो जाएगा, फिर 5 रुपए हो जाएगा। इसे तो 10 रुपए का सिक्का आ गया था। ठीक है, तो ये इन्फ्लेशन है, जिसको आम भाषा में लोग महंगाई करते हैं। इसके बहने के बहुत मतलब बढ़ने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। अगर आम भाषा में आपसे पूछे कोई कि इन्फ्लेशन है क्या, मुद्रास्फीति क्या है, कुछ नहीं है बेटा, मनी के परचेजिंग पावर में कमी, दैट इज नोन एज इन्फ्लेशन। कोई दिक्कत? चलो टॉपिक से थोड़ा बाहर का बात था, बता दी। आ जाओ करेंसी की बात करते हैं। ठीक है, अब आज के मॉडर्न इकोनॉमी में आपको दिखिएगा मनी में क्या होता है भाई। तो हम लोग दो तरह के करेंसी ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो भाई हम लोग करेंसी नोट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको पेपर नोट बोलते हैं। और दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉइन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पुराने सिक्कों की तरह नहीं है, या पुराने जो कहने का मतलब है पैसे, जो पैसे का फॉर्म था उसके तरह नहीं है। ठीक है, मॉडर्न करेंसी इज नॉट मेड ऑफ प्रेशियस मेटल सच एज गोल्ड। ठीक है, लेकिन वैल्यू उसी की होती है इस पे, समझे? सोने का बना हुआ है क्या तुम्हारा नोट? तो कोई भी कागज का टुकड़ा 100 रुपए का वैल्यू का नहीं है वो गोल्ड है आज भी। कुछ होता नहीं है, जैसे मान लो जो तुम्हारा नोट है ना, जितना का वैल्यू तुम्हारे हाथ में, उतने का गोल्ड जो है रिजर्व बैंक के सिक्योरिटी डिपॉजिट में रखा हुआ है, समझे? तो हर बार रिजर्व बैंक क्या करती है, अगर उसको नोट छापने होते हैं, तो मान लो उसके पास 10,000 का गोल्ड है, रिजर्व बैंक, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, रिजर्व बैंक क्या करेगी भाई, 10,000 का जो है गोल्ड लेकर के चली आई। अब उसको नोट छापना है, तो उस 10,000 रुपए में क्या करेगी, 5,000 का 500 का नोट छाप देगी। ठीक है, 2,000 का जो है 100 का नोट छाप देगी। ऐसे कैसे करते, ठीक है, 5 रुपए तक के नोट में 10,000 उड़ा दी। ठीक है, तो अब क्या हो गया, सारे नोट्स की वैल्यू उतनी हो गई ना, है कि नहीं? तो बस वही बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आज के जो नोट्स हैं वो गोल्ड सिल्वर या कॉपर के बने हुए नहीं है। एंड अनलाइक ग्रेन एंड कैटल, बिल्कुल ग्रेन और कैटल जैसे भी नहीं है। दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज, रोजमर्रा के काम में उसका कोई उपयोग नहीं है। बोलोगे ई क्या बोल दिया सर आप? फॉर एग्जाम्पल, मान लो हम लोग उस समय में जी रहे हैं जिस समय में, ठीक है, पैसा नहीं है। हम लोग या तो कैटल में करते हैं बाटर, या फिर अनाज में करते हैं बैटल बाटर। अब मेरे पास 5 गाय है, 7वें दिन बाजार लगेगा, ठीक है, तो हम जाके गाय के बदले में जो सामान लेना होगा लेंगे, समझे? लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि 5 गाय भी मेरे किसी काम के नहीं, रोज दूध दे रही है कि नहीं? हो सकता है मेरा कुछ बीस्ट ऑफ बर्डन का भी काम कर दे, खेत उत जोतने में भी हेल्प कर दे। समझ में आ रहा है? लेकिन पैसा अगर तुमको कुछ ना खरीदना हो तो इसका कोई काम है, किसी काम का है? अगर तुमको अनाज में पहले बाटर करना होता था तो तुम्हारे पास अनाज तो है ना भाई, भूख लगेगा खा लोगे। रात में तुम्हारे पास भूख लगे 2 बजे रात में, और तुम्हारे पास पैसे पड़े हैं और मार्केट में कोई दुकान खुला हुआ नहीं है, पैसा खा लोगे?
तो मतलब कहने का मतलब क्या है आपका कि इसका कोई दूसरा जो है एवरीडे यूज नहीं है। ठीक है। ये है, देखो, अनलाइक ग्रेन एंड कैटल दे आर नीदर ऑफ एवरीडे यूज, कोई काम की नहीं है। चलिए, द मॉडर्न करेंसी इज विदाउट एनी यूज ऑफ इट्स ओन, कोई दूसरा यूज है उसका। ठीक है, अपना काम के अलावा, मतलब वस्तु विनिमय के अलावा ये किसी काम का नहीं है। लेकिन जब ऐसा दिक्कत है, ऐसा बात है, फिर भी इसका इस्तेमाल काहे किया जा रहा है भाई, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में। ठीक है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि किसी भी देश की करेंसी उस देश के द्वारा ऑथराइज होती है, उस देश के गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज्ड होती है। ठीक है, उस देश की गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे के रखी हुई है कि इस देश में सारे ट्रांजैक्शन रुपीज में होंगे और कोई भी इंसान रुपीज के किसी भी डिनोमिनेशन को लेने से इनकार नहीं कर सकता। और भारत में नोट छापने का एकाधिकार किसके पास है? बहुत सही बात है, इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकती है? इशू कर सकती है करेंसी नोट्स। किसके बिहाफ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट पर, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे। अब एक और बात जान लेना, जितना भी डिनोमिनेशन का नोट होता है ना, 50, 100, 20, 10, सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का होता है। ठीक है, उसी के पास अधिकार है, सिर्फ 1 रुपए का नोट छोड़ के। 1 रुपए का नोट जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है। ठीक है, 1 रुपए के नोट पर देखना, सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर का सिग्नेचर होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का। सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, समझे? वित्त मंत्रालय के सचिव का सिग्नेचर होता है। पहले क्या था ना, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के पास था नोट छापने का सिस्टम, तो रिजर्व बैंक को दे दिया गया था। ठीक है, केंद्र सरकार ने सारा का सारा डिनोमिनेशन दे दिया, तो इन्होंने बस एक डिनोमिनेशन अपने पास रख लिया था, 1 रुपए का नोट। ठीक है, तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि 1 रुपए के नोट पर किसका सिग्नेचर होता है, तो भाई गलती से भी ना बोल दीजिएगा कि रिजर्व बैंक के गवर्नर का। ठीक है, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है सिग्नेचर। कोई दिक्कत? और ये नोट के साथ लागू है, सिक्के के साथ नहीं, समझे? चलिए, तो देखो, भारत के कानून के हिसाब से कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, संस्था, ठीक है, उसको अपना करेंसी अलाउ करने का अधिकार नहीं है। इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही संस्था है जो करेंसी छाप सकती है, रिजर्व बैंक। ठीक है, और ये तो बस नाम के लिए 1 रुपए का नोट को ही इस्तेमाल करता है, ब्याह शादी में दूल्हा को पहनाने के लिए लोग खोजता है। हाँ, आजकल तो वो 100, 500 का देखते हैं कि 500 का नोट पहन के घूम रहा है। 1 रुपए का नोट, बचपन में 1 रुपए वाला नोट चलता था हम लोग के। क्या चीप लगता है। हाँ, तो बिकाने जा रहे हो, दहेज लोगे तो लोग तुमको बेचेगा नहीं, दिखेगा कैसे फिर लड़का दहेज लिया है? जो दूल्हा नहीं पहने हुए हो रुपया का नोट, समझ लो दहेज नहीं लिया। हाँ, नहीं नहीं, हम नहीं पहने थे। ठीक है, 1 रुपए मतलब काहे के लिए भाई? दुनिया को कैसे पता चलेगा कि दहेज दिए हैं? वो रिप्रेजेंटेशन होता है ससुर जी का, खरीदे हैं इतना में, देख लो। ठीक है, अब जितना 500 का नोट है ना, सबको जोड़ के उसमें 10 टाइम से 20 टाइम से गुना कर देना, उतने में खरीदाया है दूल्हा। आज इसके गर्दन में नहीं है, समझ लो कि भैया वो नहीं खरीदा पाया। समझे? चलिए, आगे देख लीजिए। आगे देखो, लॉ क्या करता है, लीगलाइज करता है रुपए का यूज को एज मीडियम ऑफ पेमेंट्स के रूप में। ठीक है, और कोई भी इंसान इसको रिफ्यूज नहीं कर सकता अगर उसको किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन इंडिया में करना है। हाँ, गांधी जी वाला नोट लेके किसी और देश में चल जाओगे तो उधर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि भैया, आपके देश ने ना ऑथराइज किया है, दूसरे देश ने थोड़े ऑथराइज किया हुआ है। हाँ, वो अपना देश का अपना करेंसी ऑथराइज किए हुए हैं। तो वहां जाके हम लोग क्या करते हैं, गांधी जी को बदल लेते हैं। ठीक है, एयरपोर्ट पर जाइएगा तो वहां पर जाकर वो करेंसी एक्सचेंज करना पड़ेगा, तो गांधी जी बदल के वहां पर जो चलते होंगे, जैसे पाकिस्तान में जिन्ना चलते हैं। ठीक है, अमेरिका में बेंजामिन फ्रैंकलिन चलते हैं, समझे? वो वाला नोट आप ले लीजिए, डायरेक्ट डायरेक्ट गांधी जी लेके नहीं पहुंच जाइएगा कि भैया इसी में दे दो।
नहीं नहीं, 4-5 लोगों का नाम रहता है, अलग अलग नोट्स पर अलग अलग जो है इसका नाम है, मतलब जो पिक्चर रहता है मैं बता दूंगा। ठीक है। उसके अलावा देख लीजिए, भारत में रहने वाला कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, लीगली पेमेंट लेने से मना नहीं कर सकता है रुपए के फॉर्म में, रिफ्यूज नहीं कर सकता है। कि अगर आपने कुछ सामान लिया और हम आपको पैसे पेमेंट कर रहे हैं रुपया में, अब कह रहा है कि नहीं लेंगे, ठीक है, ये आजकल बहुत लोग कहते हैं कि नहीं 1 रुपए का सिक्का नहीं लेंगे, समझे, तुम चाहो उसके ऊपर जो है लीगल सूट फाइल कर सकते हो, समझे, गलत कर रहा है, गैर कानूनी काम है। जब तक गवर्नमेंट डिसकंटिन्यू नहीं करती है किसी करेंसी को, हाँ गवर्नमेंट आके कह दे कि अभी से नहीं चलेगा, जैसे मोदी जी रात में आके हल्ला कर दिए थे एक बार कि अब से जो है, हाँ 1000 रुपया का नोट नहीं चलेगा, बस। हाँ 2000 का नोट, नहीं 2000 का नोट तो बाद में आया था उसके। 2000 का नोट तो रिजर्व बैंक जानबूझ करके बंद की हुई है, इतना ना ब्लैक मार्केट, मतलब जो लोग काला पैसा जो है ये करने लगा। रिजर्व बैंक को समझ में कब आया कि 2000 का नोट गलती हो गया छापना, 2000 का नोट सब निकल गया, एको को नोट वापस नहीं आया। पैसा सर्कुलेट होते रहना चाहिए ना, ठीक है, कि हम आपको पैसा दिए, आप खरीदारी किए, व्यापारी से पैसा बैंक में आया, बैंक से पैसा रिजर्व बैंक में आया, तो रिजर्व बैंक के पास से पैसा आना शुरू हुआ तो पता चला 2000 का नोटवा सब निकल गया, आया कह नहीं वापस, ठीक है। तो अब काला जो है धन रखना वो काफी ज्यादा आसान हो गया था। पहले 500 के नोट में जो गड्डी इतनी मोटी बनती थी, 2000 के नोट में इतनी पतली बनती है। तो जितना लोग था काला धन रखने वाले, सब बड़ा बड़ा डिनोमिनेशन में रख रख के शुरू कर दिया। इसीलिए अभी 2000 का पैसा नोट जो है डिसकंटिन्यू किया हुआ है, नहीं निकाल रहा है रिजर्व बैंक। इक्का दुक्का किसी के पास हो तो हो। चलिए, तो इसीलिए जो है हम लोग क्या करते हैं भाई, रुपये को जो है क्या करते हैं, रुपए को वाइडली हमारे देश में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में क्या है, एक्सेप्टेबल है। कोई तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, बोर्ड क्वेश्चन कर सकती है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि भाई क्या है रुपए को जो है, ठीक है, इंडिया में मतलब जो है एक्सचेंज का जो है मीडियम क्या है, रुपया जो है एक्सचेंज का जो है मीडियम है तुम्हारा। तो पहला बात क्या है कि भैया ये वैलिडेट किया गया है किसके द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑथराइज्ड है। दूसरा बात है क्या कि भैया इसको छापने का एकाधिकार रिजर्व बैंक के पास है। तीसरा बात है कि ये कानून है कि इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म ऑफ करेंसी इंडिया में हो ही नहीं सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल अपना कोई करेंसी नहीं छाप सकता है। और चौथा बात क्या है कि कोई भी आदमी जो है रुपए में पेमेंट रिफ्यूज नहीं कर सकता, इसलिए रुपया है, समझे, कोई दिक्कत, बढ़िया समझ में आ रहा है ना। बाद में नहीं ना बोलेगा टेक्निकल चैप्टर है, कुछ कुछ बोलते रहता है सब। डिपॉजिट्स विद बैंक, आ जाइए, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। कि हम डिपॉजिट तो कर रहे हैं, बैंक में पैसा जमा करते हो ना सब कोई, बहुत पैसा है तुम्हारे पास ना, तुम्हारे मन में तो हम ना जमा कर पाते थे, तुम्हारे मन में तो पिगी बैंक में पैसा जमा होता था, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा डिमांड डिपॉजिट, कि हम बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, लेकिन जहिया डिमांड करेंगे बैंक को देना पड़ेगा। मान लो तुमने धीरे धीरे जमा करके बैंक में कुछ पैसे जमा कर लिए, 50,000 60,000 लाख रुपए, और किसी दिन तुमको जरूरत हो गई, और तुम पहुंच गए बैंक के पास, 50,000 रुपये चाहिए, बैंक कहते कि ना आज नहीं दे पाएंगे। ठीक है, आज नहीं दे पाएंगे भाई, अनर्थ हो जाएगा उस दिन, नहीं उसको कहीं से अरेंज करके देना है। इसीलिए इसको डिमांड डिपॉजिट किया जाता है, कि डिपॉजिट ऑन डिमांड है ये, जब डिमांड पड़ेगा देना होगा। आओ देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है। द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी, एक और तरीका जिसके रूप में लोग पैसा रखते हैं वो क्या है भाई, जो हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक में डिपॉजिट काहे करता है आदमी, मान लो तुम्हारा जो है 10,000 रुपया का इनकम है, और महीने के अंत तक सब खर्च हो गया, 2,000 रुपये बच गए तुम्हारे, ठीक है। तो आदमी सोचता है कि भाई कहाँ घर में रखेंगे, फालतू का खर्च होगा, बैंक में ले जाकर के रख देते हैं। इसके दो फायदे, पहला नंबर बात कि भैया बैंक में पैसा मेरा सेफ रहेगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात कि बैंक एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है, जो आपको 3.5 से 4% के बीच में, 4% भी ज्यादा ही बोल रहे हैं, मुझसे कम ही है, ठीक है। तो कुछ पैसा भी आपको एज ए इंटरेस्ट मिलते रहेगा, तो आदमी सोचता है कि हाँ ठीक है चलो थोड़ा बहुत पैसा भी हमको इंटरेस्ट मिल जाएगा, और दूसरा क्या है क्या कि मेरा पैसा सेफ रहेगा, तो ही बात है। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोग क्या करते हैं भाई, लोगों को हमेशा कुछ पैसे की जरूरत होती है डे टू डे नीड्स के लिए। ऐसा थोड़े कि आज सैलरी आया आज ही ले जाके फूक दोगे तुम सारा पैसा, नहीं, जरूरत का सामान है जो आदमी खरीद लेता है, और फिर जरूरत जैसी होती है वैसा पैसा खर्च होता है, ठीक है।
तो एक पॉइंट ऑफ टाइम में आपको कुछ ही पैसों की जरूरत होगी खर्च करने के लिए। एग्जाम्पल है कि जो वर्कर्स हैं उनको जो सैलरी मिल जाती है महीने के अंत में, ठीक है, उनके पास जो है महीने के शुरुआत में कुछ एक्स्ट्रा कैश बच जाता है, तो लोग इस कैश का करेंगे क्या, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं भैया, ले जाके बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं। अब बैंक में डिपॉजिट आप ऐसे ही जाके कर देंगे, नहीं, बैंक में डिपॉजिट करने के लिए आपके पास एक क्या होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, बैंक में खाता होना चाहिए, ठीक है, उसी खाते में क्या होगा, आपका पैसा जमा होगा, ठीक है, और ये खाता किसके नाम पे होगा, आपके नाम पे होगा, समझे। तो जिसका जिस बैंक में हो, किसी का एसबीआई में है, किसी का पीएनबी में है, पोस्टल सर्विसेज भी, पोस्ट बैंक भी जो है तुम देखोगे, जो क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस है, वो भी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है तुमको ऐसे कोऑपरेटिव बैंक हो गया, या फिर जो है तुम्हारा पोस्टल बैंक हो गया, इन सब में ज्यादा ये रहता है, ठीक है। तो कहने की बात क्या है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक बैंक अकाउंट जो है खुलवाना पड़ेगा, और उसमें जाकर के क्या करेंगे, तो ये लेबर्स क्या कर देंगे, उसमें पैसा डिपॉजिट कर देंगे, ठीक है। बैंक क्या करता है, बैंक एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट को, सही बात है, और उस डिपॉजिट के ऊपर आपको कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट भी देता है, जो कि मैंने तुमको बता दिया 3.5 से 4% के बीच में है, 4% भी नहीं है, उससे कम है, ठीक है। अलग अलग बैंक का थोड़ा बहुत वैरी करता है, समझे। चलिए, अब इससे क्या होगा भाई, दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि भाई जो इंसान है उसका पैसा क्या है, डोंट क्रिएट में से यार, ठीक है। पहला बात क्या है कि जो इंसान है उसका पैसा क्या है, सेफ है, ठीक है, बैंक के साथ। और दूसरा क्या होगा कि थोड़ा बहुत उसको ब्याज भी मिल जाएगा, थोड़ा बहुत वो इंटरेस्ट भी कमा लेगा, ठीक है। अब देख लीजिए, अब अगर बैंक को क्या मैंने पैसा दे दिया, तो क्या मेरा पैसा मतलब एक टाइम तक, मतलब उसको मैं निकाल नहीं सकता, या कुछ ऐसा ड्यूरेशन है कि जिस टाइम तक उस पैसे को हम नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अभी पैसा जमा किया है, अगले घंटे निकाल सकता, समझ में आया। अभी पैसा जमा किया तुमने, और मान लो भगवान न करे कभी कोई मेडिकल क्राइसिस आ गई, तुमको तुरंत पैसों की जरूरत है, तुम अगले घंटे जाकर पैसा निकाल सकते हो। इसलिए तो मैंने बोला कि बैंक में किया गया डिपॉजिट कोई आम डिपॉजिट नहीं, डिपॉजिट ऑन डिमांड होता है, कि भैया जहिया डिमांड करेंगे देना पड़ेगा, समझे। तो देख लीजिए, तो पीपल ऑल्सो हैव द प्रोविजन टू विदड्रॉ द मनी एज वेन दे रिक्वायर, जब भी उनको जरूरत होगा तो पैसों को क्या कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि भैया अब यहाँ पर देखो, क्योंकि जो डिपॉजिट है बैंक में किया गया उसको कभी भी डिमांड पर जो है निकाला जा सकता है, इसीलिए ऐसे डिपॉजिट को क्या बोलते हैं हम लोग, डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। तो अब आपसे एग्जाम में एक और सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट, तो आप लिखेंगे जो भी पैसे हम लोग जो है क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, ठीक है, उसको कभी भी हम लोग निकाल सकते हैं, जब भी हमारी जरूरत हो, दैट्स वाई, ठीक है, द डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट्स कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड एनी टाइम, दैट्स वाई दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट्स, ठीक है। चलो, जा, ये क्या हुआ, नेक्स्ट स्लाइड, आधा गांधी जी है इसमें, डाल दिया इसको बीमारी। चलो फिर आगे देखते हैं। चलो, तो देखिए, अब डिमांड डिपॉजिट क्या करते हैं भाई, एक और इंटरेस्टिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, तो क्या है भाई, इट इज दिस फैसिलिटी विच लेंड्स इट द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। क्या है एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मनी, जब भी हम चाहें इसको यूज कर सके, तो है ना भाई, जब मन करता है आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, तो दैट ऑफ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब कैसे है भाई मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डिमांड डिपॉजिट, हमने डिपॉजिट किया था, लेकिन क्या हम सिर्फ हमें अपने नाम पे डिमांड करते हैं, मेरे को पेमेंट करना है, ठीक है, किसी को पेमेंट करना है, मान लो कोई दुकानदार है या कुछ भी है, हम उसके नाम पर एक चेक काट करके दिए, ठीक है,
वो ले जा करके बैंक में 4,000 रुपये का डिपॉजिट था, मतलब उसका डिमांड था, हम उस पर काट करके दे दिए, तो बैंक उसको पैसा देगी ना, देगी कि नहीं देगी? तो क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में इसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, वही बात ये लिखा हुआ है। तो यू वुड हैव हर्ड ऑफ पेमेंट्स बीइंग मेड बाय चेक्स इंस्टेड ऑफ कैश। समझ में आया? काहे चेक का फायदा है? किसी को 5 लाख रुपए जा करके देना है आपको, 5 लाख रुपया बैंक से निकालना, उसको उतने दूर तक सेफ्टी के साथ ले करके जाना, कितना बड़ा रिस्क है कि नहीं? रास्ते में कोई लूट लेवे, खसोट लेवे। आप क्या कर सकते हो, 5 लाख का चेक काटोगे, जेब में रखोगे, ले करके जाओगे, कोई अगर लूटने भी, हाँ ले जा भाई चेक। क्यों? क्योंकि जिसके नाम पर है उसी के हाथ से बजेगा, है ना? है कि नहीं ऐसा? ठीक है, तो वही बात है। तो चेक का क्या मिल रहा है आपको? हालांकि आजकल तो ऑनलाइन पेमेंट का जमाना है, ठीक है, लेकिन कहीं पर अभी भी जो है चेक वगैरह, लोग चेक, डिमांड ड्राफ्ट वगैरह खूब चलाते हैं। ठीक है, तो क्या तुम्हारा, तो फॉर पेमेंट थ्रू चेक द पेयर हु हैज एन अकाउंट विद द बैंक, जिसका बैंक में अकाउंट होगा, वो क्या करेगा, एक चेक लिखेगा किसी स्पेसिफिक अमाउंट का, किसके नाम पर? ठीक है, जिसको पेमेंट देना है ना? A check is a paper instructing the bank to pay a specific amount from the person's account to the person in whose name the check has been issued। अगर आपसे कोई पूछ रहे भैया चेक की डेफिनेशन क्या है, एकदम अंडरलाइन कर लो यहां से यहां तक। ठीक है, कोई पूछ ले व्हाट इज चेक, तो कुछ नहीं लिखना है। चेक इज अ पेपर, एक पेपर का टुकड़ा है जो इंस्ट्रक्ट करता है किसको, बैंक को। क्या इंस्ट्रक्शन देता है कि भैया एक स्पेसिफिक अमाउंट का पेमेंट करना है, किसके अकाउंट से, मतलब जो है पर्सन का अकाउंट नंबर उस चेकबुक पर है, और किसको पेमेंट करना है, जिसके नाम पर वो चेक इशू किया गया है। ठीक है, चेक कैसा होता है देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसका नाम लिखना है, जिसको पेमेंट करना है पैसा आपको। प्रेम कुमार नाम का आदमी है, जिसको कितना पैसा जमा करना है, 57,000 रुपया इसको देना है। तो इसने यहाँ पर, यहाँ अमाउंट लिख दिया वर्ड्स में, यहाँ लिख दिया डिजिट्स में, यहाँ पर किया साइन। ठीक है, अब चूंकि 50,000 से ऊपर का अमाउंट है, तो इस आदमी को पेमेंट निकालने के टाइम में अपना आधार कार्ड का कॉपी भी लेके जाना पड़ेगा। समझे? आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी है उसका कॉपी लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पर मिस्टर सलीम जिसका अकाउंट था, उसने साइन किया। ठीक है, उसका चेक के पीछे भी एक सिग्नेचर होगा, किसका, इस आदमी का, प्रेम कुमार का सिग्नेचर वहां लिया जाएगा कि भैया पेमेंट निकालना है। आधार कार्ड का कॉपी रख लिया जाएगा, उस चेक के साथ जो है अटैच करके रख देगा बैंक, फर्दर रेफरेंसेस के लिए। कल कि तुम ही ना करो कि भैया किसी और को पैसा दे दिया। समझे? बैंक वेरीफाई करेगी कि प्रेम कुमार है, बड़ा अमाउंट है इसलिए, 50,000 से ऊपर का अमाउंट है तो। ठीक है, और उसके बाद पेमेंट कर देगी। हो गया। अब ये क्या होता है भाई, ये कोड तुम्हारे काम का नहीं है, ये कोड जो है क्या होता है, बैंक का होता है। समझा? यहाँ पर है आपका चेक का नंबर। अगर आप अपना चेकबुक देखिएगा तो उसमें कुछ नंबर ऑफ लीफलेट्स होते हैं, 20 नंबर चेक का होता है, 30 का होता है। तो यहाँ पर 55 है ना, तो अगला चेक होगा 56, इससे पहले का चेक होगा 54, आगे का नंबर सब सेम होगा। उसके बाद का चेक होगा 57, उसके बाद का चेक होगा 58। बैंक के पास हर एक चेक के लीफ का हिसाब रहता है। समझे कि तुम कब कौन सा चेक किसके नाम पे काटे थे? ठीक है, कोई दिक्कत चेक समझने में? तो चेक क्या है भाई, चेक क्या है, एक पेपर है जो इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को। क्या इंस्ट्रक्ट करता है कि भैया किसी आदमी के खाते से किसी आदमी को कुछ पेमेंट करना है, वो पेमेंट कर दे। समझे? हाँ, एक और बात आपको हमेशा मेंटेन करना होगा, क्या मेंटेन करना होगा, कि जितना का चेक काटे हैं उतना पैसा आपके अकाउंट में रहे, नहीं तो इसी को बोलेंगे चेक बाउंस कर गया। ठीक है, ये आदमी के अकाउंट में जो है 10,000 रुपया ही आदमी काट दिया, 57,000 का चेक, चेक हो जाएगा बाउंस, केस हो जाएगा आपके ऊपर। समझे? क्यों? चेक की एक रेपुटेशन है, मजाक नहीं है चेक। हम्म
चेक लिस्ट में वही है उसको मतलब कि पैसा निकाल। अगर बड़ा अमाउंट है, छोटे अमाउंट में तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बड़ा अमाउंट है तो बैंक आपका पैन कार्ड का कॉपी ले लेगा। ठीक है, आपका आधार कार्ड का कॉपी ले लेगा। तो अगर इन केस कल के फ्रॉड भी हो तो आपके नाम पर केस वगैरह ये सब किया जा सके। समझे? ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कर दीजिएगा। जितना बड़ा अमाउंट उतना ज्यादा इंस्पेक्शन होता है। अगर और ज्यादा बड़ा अमाउंट है ना तो बैंक से तुमको कॉल चला जाएगा। ठीक है, कि देखिए आपके नाम पर एक चेक आया है, यहाँ पे आप चेक काटे हैं क्या 2 लाख रुपए का? ये आदमी आए हुए हैं विड्रॉ करने के लिए। तो तुम वेरीफाई कर दोगे, हाँ हम काटे हैं। हो गया, बात खत्म। समझी? ऐसा नहीं है। अपने तरफ से तो है बैंक पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था करती है, लेकिन लेकिन फ्रॉड, जितना तुम्हारा हैसियत है उतना काटो। जेब में औकात रहेगा तो कितना होगा। है, आपका अकाउंट है, आपके पैसे हैं, आप कितना इस्तेमाल करना है कीजिए। कोई लिमिट नहीं है। कहाँ लिमिट है? कहाँ लिखा है ऐसा कुछ? ठीक है, चलिए। तो अब देखो, तो हमने अभी तक देखा कि भाई जो डिमांड डिपॉजिट है वो भी मनी के जितने भी इसेंशियल फीचर है उसको शेयर करता है। कि मतलब डिमांड डिपॉजिट से भी हम क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस कर पा रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज कर पा रहे हैं, किया ना हमने अभी चेक के द्वारा। अपना खुद का पैसा भी निकाल सकते हैं, किसी का पेमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, कभी स्कूल में तुम्हारे पिताजी गए और किसी कारण से पता चला कि वहां पर आपका फी जो है ड्यू है कुछ टाइम के लिए। वहां पर कोई प्रिंसिपल या कोई अगर बोला कि देखिए बच्चे का फी इतना टाइम का ड्यू है, पिताजी बोले अच्छा हो सकता है मेरे से गलती हो गई होगी, ध्यान नहीं दिया होगा मैंने, कैश तो नहीं लेके आया हूँ, लाइए आपका नाम चेक हमें काट देते हैं, आप बैंक से जाकर के उसको ये कर लीजिएगा। समझे? चलिए, तो वही काम है। तो आगे देख लीजिए, द फैसिलिटी ऑफ चेक्स अगेंस्ट डिमांड डिपॉजिट मेक्स इट पॉसिबल टू डायरेक्टली सेटल पेमेंट विदाउट द यूज ऑफ कैश। कैश का इस्तेमाल हुआ लेकिन पेमेंट सेटल हो गया ना। ठीक है, तो वही बात है। तो जो फैसिलिटी है चेक की डिमांड डिपॉजिट पे, वो किस चीज को संभव कर रही है आज के डेट में, कि बिना हेवी कैश का इस्तेमाल किए हुए आप पेमेंट कर सकते हैं। हेवी कैश लेके जाना मुश्किल है। आजकल बैंक में बैठे रहते हैं ऐसे चोर चुहार सब, ये देखेगा अरे तो मोटा पैसा निकाला है, तुम बाहर निकलोगे लेके छीन के भाग जाएगा। इसीलिए बुद्धिमान आदमी क्या करता है, कभी भी टैक्स जो कैश में ट्रांजेक्शन है कम करता है। समझे? हाँ, जो ब्लैक मनी का मतलब जो है होगा वही लोग कैश में ट्रांजेक्शन करेंगे ताकि दिखे नहीं। इसलिए ना सरकार इस सब चीज को रोक लगाने के लिए जो भी हेवी जहां पर जैसे ज्वेलरी वगैरह आप खरीदते हैं वहां पर पैन कार्ड आपका जो है कंपलसरी हो चुका है। ठीक है, अगर आप और वहां पर जो है कैश में नहीं चलेगा काम। ठीक है, अगर जो है जैसे कार वार लेने जाओगे, समझे, तो वहां पर ही पैन कार्ड वगैरह आपको देना ही देना है, ताकि सरकार के पास पैसा का जो है हिसाब रहे। ठीक है, ये ब्लैक मार्केटिंग वगैरह कह सकते हो, काला बाजारी या जो करप्शन वगैरह कम करने की कोशिश है, करने वाले कर ही ले रहे हैं, खैर छोड़ो हटाओ। ठीक है, तो देखो, चूंकि डिमांड डिपॉजिट्स आज के डेट में एक्सेप्ट किए जाते हैं मीन्स ऑफ पेमेंट के रूप में बहुत ज्यादा। ठीक है, अलोंग विथ करेंसी के साथ भी, माने करेंसी भी हो रहा है आपका, डिमांड डिपॉजिट भी हो रहा है। तो ये दोनों आज के डेट में मॉडर्न इकोनॉमी का जो है मनी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, दे कॉन्स्टिट्यूट मनी इन द मॉडर्न इकोनॉमी। ठीक है, ऊपर है क्या कुछ? नहीं है, यहाँ है। ठीक है, आगे देख लीजिए। तो हो गया तुम्हारा कि यू मस्ट रिमेंबर दैट द रोल दैट बैंक्स प्ले हियर, ये तो आपने देख लिया बैंक का क्या रोल था। लेकिन बट फॉर द बैंक्स देयर वुड बी नो डिमांड डिपॉजिट्स एंड नो पेमेंट्स बाय चेक्स अगेंस्ट दीज डिपॉजिट्स। ठीक है, मतलब बैंक आपको कभी जो है चेक से जो है पेमेंट नहीं करेगा। आप गए वहां पर, आपको 5,000 रुपया चाहिए, अब बैंक के चेक लिख के दे दिया तो जाओ निकाल ले, बैंक इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। समझे? आगे देख लीजिए, मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या है आज के डेट में। ठीक है, करेंसी हो गया और डिपॉजिट हो गया, मतलब डिमांड डिपॉजिट हो गया। ठीक है, ये दोनों लिंक्ड है। ठीक है, और जो मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है उसका रीढ़ का हड्डी है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम इसी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, अब बोलोगे बैंक को क्या फायदा है तुम्हारा पैसा रखने से, है क्या कुछ फायदा? पूरा बैंक तो उसी पे टिका हुआ है, हम लोग पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक तो रोड पे आ जाएगा भाई। और अगर बैंक का जो है कंडीशन खराब हो गया, ठीक है, जिस देश में बैंक की स्थिति खराब है उस देश की इकोनॉमी धंस जाएगी। व्यापार करने के लिए कहाँ से पैसा आएगा?
समझे? तब ना हमारे देश में बहुत सारे बैंक को हेवी लॉस हुआ है। बैंक अगर कभी किसी को, अभी लोन्स की बात करने वाले हैं कि बैंक जो कर्जा देती है, जिसको लोन बोलते हैं हम लोग, लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक्स, ठीक है? तो अब देखोगे क्या कि बैंक जो है, ठीक है, किसी को लोन दी 1 लाख रुपए, वो लोन पचा गया, पैसा लौटे हुए नहीं किया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को कहते हैं एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि ये पैसा एनपीए हो गया। ये जो विजय माल्या हो गया, नीरव मोदी हो गया, ये सब जो लेके भागे हैं पैसा, ये सब एनपीए है। आज पी हाँ, आज बैंक का एनपीए हो गया ना, कि इतना पैसा का कोई हिसाब नहीं है, वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। एसेट था ना, बैंक का पैसा एसेट होता है भाई, ठीक है? अब वो परफॉर्म नहीं करेगा तो गया। पीएनबी की हालत क्या खराब हो गई, यस बैंक की हालत क्या खराब हो गई। ये लोग बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ये सब का खूब पैसा दिया ये लोग को, खाली नाम पे कि विजय माल्या है भाई, दे ही देगा पैसा। ऐसा थोड़े है कि बैंक चाहती थी कि पैसा लेके भाग जाए, नहीं, इससे बैंक का नुकसान है। तब ना सरकार मर्जर कर दी, और उसके बाद आरबीआई ने थोड़े से और स्ट्रिक्ट नॉर्म्स कर दिए, समझे? अभी हम लोग देखने वाले हैं इसी चीज को, कि अमीर के लिए बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस कितना आसान है, और गरीब के लिए बैंकिंग सिस्टम का एक्सेस कितना मुश्किल है, जबकि उल्टा होना चाहिए था। गरीब को प्रॉपर बैंकिंग एक्सेस मिलना चाहिए था सिस्टम का, तब ना वो बेचारा व्यापार वगैरह करके अमीर हो पाएगा। अमीर तो बहुत पहले से है, ठीक है? तो हम लोग अभी पढ़ेंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक। अभी तक सब क्लियर है ना, एकदम क्रिस्टल मक्खन जैसा, कुछ तो ऐसा नहीं है, फिर कहाँ इसमें दिक्कत है? 10th के लिए तो बहुत बढ़िया चैप्टर है, ठीक है? अभी जो लोग रिकॉर्डिंग में देखेगा, वो लोग को देखो कैसा रिस्पॉन्स रहता है भाई। आजकल क्या है ना, एक फैशन चला हुआ वन शॉट का, वो ना हो पाता है हमसे। हम अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज्यादा बिलीव करते हैं, कि जो भी आप पढ़ो उसकी अंडरस्टैंडिंग ज्यादा बेटर बने। एक बार समझ बन गई तो सब निकल जाएगा। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा बैंक की स्टोरी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो जो पैसे हम बैंक में डालते हैं, अब हम अकेले तो नहीं डाल रहे, पूरे भारत की जनता डाल रही है। और जब से प्रधानमंत्री जन धन योजना आया था, ठीक है, उसके बाद तो लगभग सबका अकाउंट खुल गया है। जन धन योजना के तहत जो है, हाँ, प्रधानमंत्री जी ने क्या किया था तुमको, जितने भी लोग हैं, आम से आम लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास के लोग हैं, ठीक है, उन सबको जो है क्या कर दिया था, जोड़ दिया था बैंकिंग सिस्टम से, ताकि इन लोगों तक जो है लाभ सीधे पहुंचे, बीच में जो मैसेज, जो मिडिल मैन वगैरह होते थे, सब खत्म हो जाए। इसलिए आज के डेट में देखते हो तुम, जो मनरेगा होता है तुम्हारा, उसका जितना भी पैसा होता है डायरेक्ट बैंक में जाता है। जो, हाँ, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन वगैरह सब मिल रहा है, डायरेक्ट बैंक में जाता है। बच्चों का स्कॉलरशिप डायरेक्ट उनके अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को जो भी पैसा मिलता है तुमको, वो सब क्या हो रहा है, डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है, ठीक है। चलिए, क्या मोदी जी कब बैठे थे? शायद 15 में आया, ठीक है, एक बार कंफर्म हो लेना। 14 में ही आया, हाँ, 2014 में आया, 2014, ठीक है। चलिए, तो पैसा जो पब्लिक जमा कर रही है, बैंक उसका क्या इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक का एक मैकेनिज्म है जो यहाँ पर काम करता है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। बैंक क्या करता है, अब बैंक के पास जितना पैसा आया, बैंक क्या सारा पैसा लोन दे देगा? नहीं, सारा पैसा लोन दे देगा। अब कल को करके उत्कर्ष राज आ गया पैसा मांगने के लिए कि हजूर डिमांड डिपॉजिट चाहिए था, दे दीजिए, ठीक है, चेक काट करके दे दिया, तब हम क्या करेंगे? ये थोड़े बोल सकते हैं उसको कि पैसा नहीं है, नहीं दे सकते, पैसा तो देना ही पड़ेगा, समझे? आपको बैंक डिनाई नहीं कर सकती। तो बैंक क्या करती है, कुछ पैसा अपने पास हमेशा रखती है, क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं कि जितने अकाउंट होल्डर्स हैं, सबको एक बार में पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो बैंक के पास जितना भी होता है ना पैसा, उसका पैसा का अराउंड 15% जो है, ठीक है, बैंक हमेशा अपने पास कैश रखेगा, ताकि उस पड़ेगा कैसे नहीं भाई, डिमोनेटाइजेशन एक बैक किया गया, उतना करेंसी आपके पास स्टॉक में है या नहीं, आप करेंसी पहले से जो था उसको बंद कर दिया। डिमोनेटाइजेशन कब सक्सेसफुल होता है, जब
आरबीआई नया करेंसी नोट छाप लेती, सारा नया करेंसी नोट्स को बैंक में पहुंचा दिया जाता और उसके बाद नोट बंद किए जाते। यहाँ पर नोट छपा हुआ है या नहीं है, ठीक है, बैंक के पास नया पैसा है या नहीं है, अब पुरनका पैसा चलना बंद हो गया तो आदमी क्या करेगा भाई। तो उसके बाद लिमिटेड रूप में पैसा आ रहा था तो बैंक लिमिट लगाई हुई थी कि एक दिन में 4,000 देंगे, 5,000 देंगे, ठीक है। तो हम ही नहीं बोलते डिमोनेटाइजेशन करना गलत था, लेकिन डिमोनेटाइजेशन करने का तरीका मेरे समझ में नहीं आया। मोदी जी को ही अगर बम फोड़ना ही था तो सबसे पहले क्या करते, सारे बैंक्स में नए करेंसी नोट्स पहुंचा देते, अब पुराने करेंसी नोट्स को तब इनवैलिड कर देते, फिर धीरे धीरे पुराना करेंसी नोट वापस आ जाता, बदला जाता। क्या इशू था, प्रॉब्लम तब भी वही था, समझे। खैर चलिए, जो भी हुआ होगा चेन में, उस पर ज्यादा विचार करने का मतलब नहीं है, टेंथ पर ये क्या दिक्कत। चलिए, तो बैंक क्या करेगा भाई, स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ जो है पैसा हमेशा अपने पास कैश अवेलेबल रखेगा, ठीक है, ताकि जो लोग पैसा विड्रॉल वगैरह करने हैं उनको पैसा मिलते रहे। इंडिया में क्या होता है, अभी 15% के आसपास पैसा जो है इनको अपने पास रखना होता है कैश में, है ना। हाँ ठीक है, चलिए, तो यहाँ 15%, चलो ठीक है, नए वाले एनसीईआरटी में 5% होगा, मान लेते। तो 5% पैसा जो है आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक को अपने पास रखना पड़ेगा, जिसको कैश रिजर्व रेशियो बोलता है, ठीक है। आगे देख लीजिए, दिस इज केप्ट एज प्रोविजंस टू पे द डिपॉजिटर्स, जो भी पैसा लेने आएंगे, विड्रॉ करने आएंगे मनी को, उतना पैसा इसी में से दिया जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे लोग आ जाए, सारे लोग अपना पैसा देने आएंगे तो मांगने आ जाएंगे, तब तो फिर बैंक दिवालिया हो जाएगी, ठीक है। कहाँ से लाके देगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा तो उसने लोन में लगा रखा है ना, वो तो पैसा रिकवर होने वाला है नहीं इतना जल्दी। चलिए, तो अब देखो, किसी पार्टिकुलर डे आपको ही पता है कुछ ही उसके डिपॉजिटर्स क्या आते हैं, कैश निकालने आते हैं, तो बैंक जो है इस कैश को आराम से मैनेज कर सकती है ना, इतने पैसों में मैनेज हो जाता है। तो क्या हो गया तुम्हारा, तो उसके बाद अब क्या करेगी, जो बाकी पैसा बैंक के पास बचा हुआ है उस पैसे का इस्तेमाल करेगी बैंक लोन देने के लिए, ठीक है। बाकी जो है पैसा जो है बैंक के पास, उसका इस्तेमाल करेगी वो लोन देने के लिए, और जिनको भी लोन देगी उससे कुछ इंटरेस्ट लेती है, उसका कुछ हिस्सा हमको देती है, और बाकी जो बचता है वो बैंक का पैसा होता है, उसी से बैंक का प्रॉफिट आता है, उनके कर्मचारियों की सैलरी आती है, जो भी बैंकिंग फैसिलिटीज रन कर रही हैं उन सब का खर्चा क्या होता है, बैंक उसी से निकालती है। इसीलिए ऑलवेज रिमेम्बर, बैंक हमको जो पैसे पर सेविंग्स डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है बहुत कम होता है, लेकिन लोन लेने जाओगे तो तुमको 12 से 18% के बीच मिलेगी बैंक, समझे, डिपेंडिंग लोन कैसा है, ठीक है। अब लोन काहे करती है बैंक भाई, क्योंकि भाई लोन की जरूरत तो बहुत ज्यादा है, हमेशा से लोन का डिमांड होता है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं, अगर लोन नहीं मिलेगा तो व्यापारी व्यापार कैसे करेगा, है ना। बहुत सारे लोग लोन लेके घर बनाते हैं, बहुत सारे लोग लोन लेके कार लेते हैं, ठीक है। तो तो अब आपको दिखेगा क्या कि इसके बारे में जो हम लोग, अच्छा ठीक है चलिए, तो बैंक क्या करता है भाई, इस डिपॉजिट का जो है इस्तेमाल किस चीज के लिए करता है भाई, लोगों का लोन रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, और इस लोन के बदले में बैंक को मिलता है इंटरेस्ट। इस लोन के बदले में बैंक को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। 12 से 18% के बीच में मान लो, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगेगा। बैंक आपको कितना दे रही है, आपके सेविंग्स अकाउंट पे 3 से 4% के आसपास, है ना। तो मोटा मोटी 14% पैसा है बैंक के पास। इसी 14% में बैंक अपने एम्प्लॉयज की सैलरी देती है, बैंक जो है अपना जो भी जो क्या कहते हैं बिजनेस रन करने का खर्चा है उसको निकालती है, और बैंक का जो प्रॉफिट है वो भी इतने में होता है। कोई दिक्कत इसको समझने में, आ जाओ, यही बात मेंशन होगी यहाँ पे। इस तरह से बैंक क्या करती है भाई, दोज हु हैव सरप्लस फंड, जिसको बोलते हैं डिपॉजिटर, जरूरत से ज्यादा पैसा होगा तभी ना जमा करेगा, ठीक है। एंड दोज हु आर इन नीड ऑफ द फंड्स, यानी बोरोवर, बोरोवर मतलब जिसको कर्जा चाहिए, उन दोनों के बीच में एज अ मीडिएटर काम करती है, ठीक है, मध्यस्थ आदमी का काम करती है बीच में, ठीक है।
बैंक क्या करता है भाई, हायर इंटरेस्ट चार्ज करता है लोन पर, जितना कि वो अपने डिपॉजिट पर देता है। मैंने डिपॉजिट पर कम देगा, लेकिन आप जब उस पर लोन लेने जाएंगे तो ज्यादा देगा। तो आप ही नहीं बोल सकते कि भाई तुमने यहाँ 20 साल से अकाउंट रखे हुए हैं, आज तक हमको 4% का तुम ब्याज दिया, जब तुमने यहाँ उधार लेने आया तो 18% का ब्याज ले रहा है। यही सिस्टम है, नहीं तो बैंक फिर सर्वाइव कैसे करेगा, समझे। The difference between what is charged, remember, the difference between what is charged from borrower, borrower से जितना पैसा लिया जाएगा और जो पे किया जाएगा डिपॉजिटर को, मैंने 4% के आसपास दिया तुमको डिपॉजिटर को, और बोरोवर से लिया 18%, दोनों का डिफरेंस कितना है, 14% रुपया। ठीक है, ये पैसा क्या है, बैंक के मेन सोर्स ऑफ इनकम है, बैंक ऐसे ही पैसा कमाती है। अब इसी से उसको सौंप देना है सैलरी उलरी, उसमें से बचता है 3-4% बच जाता है। ठीक है, ज्यादा ही बचता होगा, कोई दिक्कत समझने में। यहाँ पर देख लीजिए, इसको समझाने की कोशिश की गई है वो कैरिकेचर बना करके। ठीक है, ये हमारे डिपॉजिटर्स हैं ढेर सारे। ठीक है, अरे देखो विजय मल्ल्या नीरव मोदी खड़ा है ठीक है, लेके भाग जाएगा पैसा सबका। तो ये सारे लोग क्या करते हैं, पैसा डिपॉजिट भी कर रहे हैं और डिमांड डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, बैंक से इंटरेस्ट भी ले रहे हैं। ठीक है, बैंक से इनको इंटरेस्ट भी मिल रहा है और डिमांड डिपॉजिट के रूप में जो है तुमको पैसा भी निकाल रहे हैं, है ना। यहाँ क्या हो रहा है भाई, ये लोन लिया है और ये बैंक को क्या करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और बीच में क्या है, मध्यस्थता कौन कर रहा है, मीडिएशन कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। कोई दिक्कत समझने में, बढ़िया है, फिर आगे बढ़ेंगे। टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस, आ जाओ। अब आ जाते हैं क्रेडिट के मामले में। क्रेडिट मतलब क्या होता है, कर्ज या साख, उधार। तो दो सिचुएशन कहा जा रहा है, क्या, इनफॉर्मल सेक्टर और एक फॉर्मल सेक्टर, इसके बारे में पढ़ना है अपन को। ठीक है, तो आके देख लेते हैं। अब देखो हमारे दिन रोजाना की जो एक्टिविटीज है उसके लिए ढेर सारा ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, और उसमें बहुत तरह का क्रेडिट भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अब क्रेडिट क्या है भाई, क्रेडिट को आम भाषा में आप लोन कह सकते हैं। क्रेडिट कार्ड सुना है, क्या है, लोन का कार्ड है। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आने वाली है 4 तारीख को, आज है 26 तारीख, और अभी आपको इमरजेंसी में कुछ सामान खरीदना है या आपको कुछ अच्छा लग गया कि खरीद लेते हैं। ठीक है, पैसे आपके जेब में नहीं है, क्या करते हैं आप, क्रेडिट कार्ड उठाते हैं, स्वैप करते हैं और उससे जो सामान है खरीद के ले आते हैं। और उसके बाद क्रेडिट कार्ड आपको 45 दिन का क्या देगा, टाइम देगा उस लोन को पे करने का। ठीक है, बिल बन गया आपका, 15 दिन के बाद बिल बनेगा और उसके बाद 1 महीने का समय रहता है मोटा मोटी जो है, आपको जिस दिन परचेजिंग होता है उससे 45 डेज का साइकिल रहता है और आपको वो बिल को पेमेंट करना है। अगर आप बिल पर पेमेंट कर दिए तो बहुत बढ़िया, नहीं कर पाए तो फिर बहुत तगड़ा इंटरेस्ट है, 25 से 27% तक का इंटरेस्ट लगता है इस पर, समझे। इसीलिए क्रेडिट कार्ड खराब है। क्रेडिट कार्ड है बढ़िया चीज जिन लोगों को पैसे की समझ है, समझे। उतना ही पांव पसारिए जितनी बड़ी चादर, पता चला नहीं दे पाए ना तो फिर तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर भी आपका गिरते जाएगा, बैंक लोनों नहीं देगी टाइम पे। इसलिए क्रेडिट कार्ड रखिए, अच्छी चीज है, छोटी मोटी जरूरतें पूरा करने के लिए। उस पर डिपेंडेंट नहीं रहना है कि पूरा जिंदगी क्रेडिट के भरोसे चल रहा है, समझे। तो हम लोग वही क्रेडिट के बारे में पढ़ने वाले, लोन क्या है, तो भी एक तरह का लोन है। लोन क्या होता है बेटा, एक एग्रीमेंट होता है, किसके किसके बीच में, पैसा देने वाला उसको बोलते हैं लेंडर, ठीक है, अब पैसा लेने वाला उसको बोलते हैं बोरोवर। इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। ठीक है, क्रेडिट क्या है, लेंडर और बोरोवर के बीच में जो है एग्रीमेंट है, जिसमें लेंडर क्या करेगा, बोरोवर को मनी सप्लाई करेगा, पैसा सप्लाई करेगा, और बदले में क्या होगा, बोरोवर उसको प्रॉमिस करेगा, ठीक है, कि फ्यूचर में हम आपको क्या कर देंगे,
पेमेंट कर देंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो है लेंडर पैसे सप्लाई करे, कभी कभी सर्विसेज भी सप्लाई करता है। ठीक है, अब आओ देखते हैं इसको, दो एग्जांपल देख करके। यहां पर देख लीजिए, फेस्टिव सीजन की बात हो रही है, फेस्टिवल सीजन। ठीक है, अब देखो, तो अभी से 2 महीने बाद जो है तुमको क्या होगा, त्योहार का मौसम शुरू होगा। देखो, शू बनाने वाला आदमी है, ठीक है, सलीम कॉबलर है, क्या करता है, जूते मैन्युफैक्चर करता है। अब उसको एगो बड़े व्यापारी से क्या मिला, टेंडर मिल गया कि भैया हमको 3,000 पेयर चाहिए जूता का, और 1 महीने का टाइम दिया हुआ है कि 1 महीना में दे दो, तब ना वो बेचारा बेच पाएगा जाके फेस्टिव टाइम में। ठीक है, तो अब इस प्रोडक्शन को टाइम पर पूरा करने के लिए सलीम को क्या करना पड़ेगा, अपना वर्कफोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो सलीम को क्या करना पड़ेगा, कुछ वर्कर्स को हायर करना पड़ेगा ताकि जूतों को सिल सके, उसको पेस्ट कर सके। समझे? तो अब ये क्या करेगा भाई, इसके अलावा इसको जूते बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जो क्या कहते हैं, चमड़ा हो गया, जो गम हो गया, जो सोल का जो सामान आता है, वो सारी चीजें हो गई, नेल्स लगती हैं उसमें, ठीक है, वो सारी चीजें हो गई, वो सारी चीजें खरीदनी होंगी। इन सब खर्चे के लिए सलीम को 2 सोर्सेस से लोन मिलता है। ठीक है, सलीम ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम 2 सोर्सेस। पहला काम ये क्या करता है, पहला जो लेदर सप्लायर होता है, ठीक है, उसको जाके रिक्वेस्ट करता है कि भैया हमको लेदर सप्लाई कर दो अभी। ठीक है, और जैसे ही हमको पैसा मिलता है ना, माल जैसे ही हम डिलीवर करेंगे पैसा मिलेगा, माल जैसे ही हमको पैसा मिलेगा तो हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट आपका कर देंगे। अगेन ये एक तरह का क्रेडिट है ना। लेदर सप्लायर को जा करके बोला कि भैया हमको भी माल दे दो, और जब हमको क्या मिलेगा, सामान देने के बाद पैसा मिल जाएगा, तो हम आपको क्या कर देंगे, पेमेंट। बहुत बढ़िया। चलिए, दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या करता है भाई, जो बड़ा ट्रेडर इसको ऑर्डर देके गया है, उसी से बोलता है कि भैया हमको एडवांस दे दो कुछ। ठीक है, एडवांस दोगे तब ना हम काम चालू करेंगे। अब एडवांस लोग लेते भी क्यों हैं, ठीक है, एडवांस कभी भी देखना जब ऑर्डर बड़ा होता है ना तब लोग लेते हैं। क्या है कि ऑर्डर देके चला गया, बाद में बोल देगा कि नहीं लेंगे, तभी बेचारा ये 3,000 पेयर पेट का करेगा क्या, उतना पैसा तो लगा चुका है। तो एडवांस अपने आप में एक गारंटी भी होती है कि आपका जो बिजनेस का एग्रीमेंट है वो क्या है, सेफ है। ठीक है, तो जनरली जो लोग एडवांस लेते हैं वो अराउंड 80% अपना लागत ले लेते हैं उसी में, जो नुकसान होना भी होगा तो क्या होगा, 20% जाएगा। ठीक है, अब अगला आदमी के 80% पैसा फंसा हुआ है, तो ऐसा थोड़े कि छोड़ेगा, तो आगे ले लेगा अपना सामान। तो दूसरा इसके पास क्या ऑप्शन है भैया, तो ये क्या करता है भाई, लोन ले लेता है बड़े ट्रेडर से एडवांस के रूप में 1,000 पेयर ऑफ जूता का। ठीक है, और बोला कि भाई बाकी जो है हम आपको जूता क्या कर देंगे, 1 महीने के अंत में डिलीवर कर देंगे, और बाकी जो पेमेंट है आप हमको तब दे दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्रेडिट है, क्योंकि अभी तो इसको 1 पीस जूता नहीं दिया है, लेकिन 1,000 पीस जूता का पैसा तो ले लिया है कि नहीं। चलिए, ठीक है, तो अब महीने के अंत में सलीम अब आसानी से क्या कर रहा है भाई, वो जूता को जो है डिलीवर कर दे रहा है, और काफी प्रॉफिट कमा ले रहा है। ठीक है, और जो मनी जिसने जिससे लिया था उसको बोरो भी कर दिया, तो ये दिमाग लगाया, लेदर वाले से चमड़ा भी ले लिया, जाकर के बोला कि आपको पेमेंट कर देंगे माल बिकने के बाद, और इनसे क्या कर लिया, 1,000 जूता का एडवांस भी ले लिया। ठीक है, ये एक इनफॉर्मल बोरोइंग हुआ। ठीक है, क्योंकि फॉर्मल बोरोइंग में बैंक इन्वॉल्व रहेगा, प्रॉपर टर्म्स इन्वॉल्व रहेंगे, ऑन पेपर होगा, ये मौखिक बोरोइंग है। समझे? कोई भी ओरल बोरोइंग क्या कहते हैं, उसको इनफॉर्मल बोलेंगे। तो इस तरह से सलीम क्या करता है, क्रेडिट लेता है, अपना जो वर्किंग कैपिटल है, जो प्रोडक्शन के लिए उसको चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो प्रोडक्शन में लगने वाला बार बार का खर्चा है उसको हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं, एक बार के खर्चा को फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। ये तो पढ़ा होगा सबने। ठीक है, कि फैक्ट्री लगाने के लिए जो तुमने जमीन खरीदी वो तो एक बार इन्वेस्टमेंट किया तो फिक्स्ड कैपिटल हो गया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया, जो मशीन्स लगाया, वो सब फिक्स्ड कैपिटल है, बार बार नहीं लगाना है। लेकिन रॉ मटेरियल तो बार बार लगेगा, लेबर को पैसा बार बार मिलेगा, है कि नहीं।
जितने बार माल बनाओगे उतने बार जो है रॉ मटेरियल आएगा, उतने बार लेबर को महीने महीने पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सबको क्या बोलते हैं बेटा? वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल के लिए भैया इसने क्या किया? क्रेडिट लिया था। अब क्रेडिट से इसको क्या मिला? हेल्प मिला, मदद हो गई कि भैया जो भी उसका एक्सपेंस था, प्रोडक्शन पर जो खर्चा था, उसको क्या कर लेगा? ठीक है, कंप्लीट कर लेगा, और प्रोडक्शन को भी क्या कर देगा? टाइम पे कंप्लीट कर देगा। और इससे क्या हुआ? उस बेचारे को अच्छा प्रॉफिट हुआ और उसकी अर्निंग्स बढ़ी। तो इस तरह से हम देखते हैं क्रेडिट अच्छी चीज है या बुरी चीज है? हाँ, क्रेडिट बहुत अच्छी चीज है अगर सोच समझ के ली जाए। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हुए हैं, आज जो है मुकेश अंबानी, शुरुआत धीरू भाई अंबानी ने की थी, धीरू भाई अंबानी जी ने। तो क्या है भाई, वो भी तो क्रेडिट लिए थे। अभी भी लोग बड़ा बड़ा लोन लेता है बैंक से, और फिर जब प्रॉफिट होता है तो उससे बैंक लोन सेटल कर लेता है। तो क्रेडिट अच्छी चीज है अगर सोच समझ के ली जाए। बेतरतीब तरीके से लीजिएगा तब आप क्या हो जाएगा? डेट ट्रैप में फंस जाइएगा। ठीक है, कर्ज के जाल में, उसको भी पढ़ना है। ठीक है, तो क्रेडिट देयरफॉर प्लेज अ वाइटल एंड पॉजिटिव रोल इन दिस सिचुएशन। लेकिन क्या हर सिचुएशन में क्रेडिट अच्छा रोल करेगा? हाँ, नहीं। आओ देखो दूसरा नंबर केस भी देख लेते हैं। स्वप्ना का जो है प्रॉब्लम क्या है बेचारी का। ठीक है, स्वप्ना एक छोटी किसान है जो क्या करती है? मूंगफली की खेती करती है। बेचारी के पास कितना जमीन है? 3 एकड़ जमीन है। ठीक है, अभी क्या करती है? ये चली जाती है वहां का लोकल सेठ साहूकार जो होते हैं, जिनको मनी लेंडर होते हैं कहा जाता है, उनके पास जाकर के कर्ज लेती है अपना खर्चा जो भी है कल्टीवेशन का उसको पूरा करने के लिए। कि भैया इसके मन में था, ठीक है, इसकी उम्मीद थी कि जब इसका फसल मतलब जो तैयार हो जाएगा तो ये जाकर के फसल बेचेगी और उससे जो पैसा आएगा उससे लोन का रिपेमेंट कर देगी, कर्ज मुक्त हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। बीच में ही दिखेगा सीजन के कि इस बेचारी का क्रॉप पर पेस्ट लोग जो है, कीड़े मकोड़े जो है हमला कर देते हैं और इसका पूरा क्रॉप खराब हो जाता है। ठीक है, हालांकि जो है अपने क्रॉप्स के ऊपर जो है स्वप्ना ने जो है बहुत महंगे पेस्टिसाइड खर्च किए थे, लेकिन इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, जो कीट पतंग जो होता है तुम्हारा, कीड़ों ने फसल इसकी खराब कर दी। तब बेचारी का जो है प्रोडक्शन हो गया बर्बाद, तभी कुछ बेच नहीं पाएगी। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या वो अपना पेमेंट कर पाएगी मनी लेंडर को? नहीं कर पाएगी। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या होगा कि जब मनी लेंडर को पेमेंट नहीं कर पाएगी तो हर साल जो इंटरेस्ट है वो बढ़ते चला जाएगा। मान के चलो कि मनी लेंडर ने इसको 50% इंटरेस्ट पर दे रखा है। जी हाँ, अब बोलोगे सर 50% इंटरेस्ट ये बहुत ज्यादा नहीं है? हाँ, ऐसा ही होता है। इनफॉर्मल सेक्टर में जाइएगा आप तो बहुत ज्यादा आपसे क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट लिया जाएगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है क्या कि अब इसका कर्ज साल दर साल बढ़ते जा रहा है और एक बहुत बड़ा अमाउंट बन गया है। अगले साल क्या हुआ? ठीक है, मतलब उस साल बढ़ के ज्यादा हो गया, अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया। अगले साल स्वप्ना फिर जाती है एगो नया लोन लेने के लिए खेती के लिए। शुरू में तो मनी लेंडर आनाकानी करेगा, लेकिन फिर बोलती है कि हम फिर पैसा कैसे चुकाएंगे आपका पुराना। तो मनी लेंडर इसमें और हो सकता है फायदा उठा ले कि गरज में है, इसको जरूरत है। तो मनी लेंडर बोलेगा कि ठीक है इस बार तुम 60% ले लेंगे। अब इस बेचारी के पास मजबूरी है, कहाँ जाएगी? ठीक है, क्योंकि गांव में फॉर्मल सेक्टर के बैंक्स आज हो गया है कि काफी ज्यादा लगभग हर एक ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंच गए हैं। लेकिन अभी भी ऐसे दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां पर आपको फॉर्मल बैंक नहीं पहुंचा है। और फॉर्मल बैंक अगर पहुंचा भी है ना, तो ये लोग पढ़े लिखे कम होते हैं, पेपर वर्क वगैरह ये सब करना, या फिर किसी के पास कोलेटरल भी तो नहीं है, बैंक कैसे कैसे दे देगी आपको लोन? उसको बदले में कुछ ना कुछ तो आपको रखना पड़ेगा ना, मॉर्गेज या जिसको आप कहते हैं गिरवी। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे, बट देखते हैं इसमें इस कंडीशन में क्या। ठीक है, तो अब आपको दिखेगा क्या कि अब इस बार उसका क्रॉप नॉर्मल हुआ, बहुत ज्यादा नहीं हुआ, बहुत कम भी नहीं हुआ, लेकिन उससे जो अर्निंग था, ठीक है, वो इतना ज्यादा नहीं हुआ कि उसका पुराना लोन भी कवर अप कर जाए। अब इस बेचारी के साथ क्या होगा कि अब ये कर्ज में जकड़ चुकी है। ठीक है, अब इसको क्या करना पड़ रहा है? पुराना कर्ज चुकाने के लिए अपना जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा बेचना पड़ा, और तब जाकर के ही मनी लेंडर के कर्ज से मुक्त हो पाई। तो क्रेडिट तो इस कंडीशन में भी लिया गया है।
लेकिन क्या इस कंडीशन में क्रेडिट आप कह सकते हैं कि फायदेमंद है? हाँ, नहीं कह सकते। तो इसीलिए मैंने कहा था ना कि क्रेडिट ऐसा नहीं है कि हर एक केस में सही ही होगा, फायदा ही पहुंचाएगा। डिपेंड करता है, समझे, किस कंडीशंस में लिया गया है और सोच समझ के लिया गया है या नहीं। क्रेडिट से पहले टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत आसानी से हम लोग को बहुत मतलब जो है सोच समझ के देखना चाहिए। वो सारी चीजों पे भी चर्चा करेंगे हम लोग। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए क्या सबसे ज्यादा जो उधार की जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा जो डिमांड रहता है कर्ज का, वो किस लिए होता है? क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ऑलमोस्ट एंटायर इकोनॉमी ऑफ द रूरल एरियाज आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड एसोसिएटेड एक्टिविटीज, है ना, कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितना भी जो है तुमको ये है जो इकोनॉमी है वहां की, या तो एग्रीकल्चर नहीं तो उससे जुड़े हुए जो भी एसोसिएटेड एक्टिविटीज है उसी के ऊपर टिकी हुई है। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन में क्या क्या इन्वॉल्व होता है आपका? क्रॉप प्रोडक्शन में तो खर्चा लगेगा आपको। खेती के लिए क्या क्या चाहिए? तो पहले आपको बीज चाहिए, उसका खर्चा लगेगा। फर्टिलाइजर चाहिए, उसका खर्चा लगेगा। ठीक है, जो पेस्टिसाइड्स हैं उसका खर्चा लगेगा। पानी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर कोई इक्विपमेंट खराब वगैरह हो गया उसको रिपेयर करना पड़ेगा आपका। बोरिंग वोरिंग जो है मोटर वोटर होता है वो खराब हो गया तो। ठीक है, उसके अलावा क्या 3 से 4 महीना लगता है, ठीक है, फार्मर को अपनी फसल तैयार करके बेचने में। कि मतलब ये सब सामान खरीदा है, उसके बाद उसको 4 महीना लगेगा मेहनत करने में, और 4 महीने बाद जब फसल तैयार हो जाएगी तब जा करके बिकेगा। ठीक है, तो फार्मर्स क्या करते हैं भाई? क्रॉप लोन्स लेते हैं। कब लेते हैं? जब उनका सीजन शुरू होता है। तो आपको पता है क्रॉप के सीजन खरीफ, रबी एंड जायद, है ना। जायद शॉर्ट सीजन होता है, JDID, है ना। हाँ ठीक। ठीक है, खरीफ और रबी के बीच में कोई शॉर्ट सीजन होता है ना। चलो आगे देख लो ये क्या। तो अब आपको देखने के लिए मिलेगा क्या कि भैया ये क्या करेंगे, जनरली लोन लेते हैं अपना क्रॉप सीजन के शुरुआत में, और जब इनका फसल ठीक है हार्वेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद फसल उसल बिक जाता है, तो उसके बाद जाकर के लोन क्या कर देते हैं? रीपेमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो लोन का रिपेमेंट किस बात पर डिपेंड होता है? तो भाई जो इनकम फ्रॉम फार्मिंग क्या है, अगर इनकम फार्मिंग से सरप्लस में होगा, ठीक है, तब नहीं बेचारा जाके कर पाएगा लोन का रिपेमेंट। अगर इनकम नहीं हो पाया सरप्लस में, तो ये लोन का रिपेमेंट कर पाएगा? नहीं। फिर एक फ्रेश लोन लेना पड़ेगा इसको लोन का रिपेमेंट करने के लिए। कर्ज के जाल में बेचारा फंस जाएगा। ठीक है, डेट ट्रैप। चलिए, स्वप्ना के केस में क्या हुआ था? जो फेलियर हुआ उसका क्रॉप, जिसके कारण लोन का रिपेमेंट बेचारी नहीं कर पाई, इम्पॉसिबल हो गया उसके लिए लोन का रिपेमेंट करना। ठीक है, तो उसको अपने जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ा ताकि वो अपने लोन का क्या कर सके? रिपेमेंट कर सके। तो यहां पर जो उसने क्रेडिट लिया, उसने जो उधार लिया, ठीक है, क्या हुआ भाई? तो क्रेडिट इंस्टीड ऑफ हेल्पिंग हर, ठीक है, सब हेल्पिंग सपना इम्प्रूव हर अर्निंग्स लेफ्ट हर वर्कशॉप। यहाँ पर क्रेडिट जो है उसका मदद न करके उसकी स्थिति को और क्या कर दिया? बदतर बना दिया। ठीक है, और इसी परिस्थिति को हम लोग कहते हैं डेट ट्रैप। डेब्ट नहीं पढ़ते, इसको डेट पढ़ते हैं। ठीक है, कर्ज का जाल, समझे, उधार का जाल, कंगाली की परिस्थिति। तो यहाँ पर एनसीईआरटी हाईलाइट करके एक बात कहती है, क्रेडिट इन दिस केस pushes the borrower into a situation from which recovery is very painful। ऐसी परिस्थिति में आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है, अगर इस परिस्थिति में आपने कर्ज लिया है जहां से रिकवरी जो है बहुत कष्टकारी हो जाएगी। बहुत लोगों को देखा होगा आपने, 4 व्हीलर वगैरह खरीद लेते हैं, उसका रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं, घर से उठा के बैंक ले जाता है। ठीक है, समाज में बेइज्जती होती है सो अलग। 4 चक्का खरीदे थे, उधार नहीं भर पाए, लेके चले गए। इसीलिए
समझ में आया? जिंदगी में उतना ही पैर फैलाइए। कर्ज बहुत अच्छी चीज है अगर सोच समझ के लिया गया हो, ठीक है। और ऑलवेज रिमेम्बर, जितना आपके पास कोलेटरल है ना, मतलब जितना तुम्हारा एसेट है, उसका तुम कोशिश करो 60 to 70% ही कर्ज लें। कभी भी उससे ज्यादा मत लो। 1000 रुपए का सामान है, 4000 रुपया कर्ज ले लोगे, इन केस अगर लॉस हुआ तो कहाँ जाओगे फिर? नया कर्ज लेना पड़ेगा। और बैंक है तो चलो ठीक है, थोड़ा हद तक समझती भी है बात को। और किसी इनफॉर्मल सेक्टर से लोग है तो हो सकता है घर पर आकर के कुछ अनैतिक भी करे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी चली जाएगी। आजकल आप लोग देखते होंगे लोन रिकवरी एजेंट्स को रोडे पर धर लेता है। जब पैसा, जब कहावत है कि 2 चक्का चल रहा है, जब उधार भरने का औकात नहीं था तो लिया काहे था रे? ऐसे ही ऊंचा आवाज में तुमसे बात करेगा ताकि समाज के बीच में तुम्हारी प्रतिष्ठा जाए। हालांकि ये सारी चीजें भी इलीगल है, आरबीआई ने इसके लिए भी बहुत सारे नॉर्म्स बना के रखे हुए हैं। लेकिन ठीक है, कानून की किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ, उतना अप्लाई कहाँ होता है, ठीक है। तो इसीलिए कर्ज क्या करना है, कोशिश करना है कि नहीं लेना पड़े। लेकिन अगर लेना पड़े तो सोच समझ के लेना है कि कितना लेना है, हमारा काम भी निकल जाए, ठीक है, फायदा भी हो जाए, प्रतिष्ठा भी बची रहे। चलिए अब आगे देख लो। अब एक सिचुएशन में हमने ऊपर देखा था कि भाई कर्ज लेने से एक आदमी का अर्निंग जो है, ठीक है, बढ़ गया, उसकी सिचुएशन पहले से और बेहतर होती चली गई। दूसरे सिचुएशन में हमने देखा कि भाई क्रॉप फेलियर हुआ और क्रेडिट ने उस बेचारे आदमी को कर्ज के जाल में ढकेल दिया। अब उस बेचारी को अपना कर्ज का जो है रीपेमेंट करने के लिए, उधार लौटाने के लिए अपना जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो जाहिर सा बात है, पहले से जो उसकी परिस्थिति थी उससे तो और बुरी स्थिति में है। पैसा भी गया, फसल भी गया, जमीनों चला गया, है कि नहीं? पहले से तो बुरा ही स्थिति हो गया ना इसका अब, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो वेदर क्रेडिट वुड बी यूजफुल और नॉट देयरफॉर डिपेंड्स ऑन द रिस्क इन द सिचुएशन एंड वेदर देयर इज सम सपोर्ट इन केस ऑफ लोन्स। तो क्रेडिट आपका आपके लिए कैसा परफॉर्म करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई आप कैसा रिस्क ले रहे हैं, कितना रिस्क ले रहे हैं उस सिचुएशन में। और दूसरा बात कि अगर लॉस होता है तो आपको किसी तरह का कोई सपोर्ट वगैरह है कि नहीं है, समझे? इसीलिए इट इज बेटर प्रेफरेबल कि आप जो है फॉर्मल सोर्सेस से लें। तो खैर वो बाद की बात है, पहले हम लोग देखेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, कि अगर आपको उधार लेना है तो उसके कुछ टर्म्स होंगे, ठीक है। क्या हुआ, कुछ हुआ क्या? मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू। अच्छा, मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू विथ आवर फास्ट मनी पर्सनल लोन्स। बढ़िया है। सेंचुरियन बैंक ऑफ पंजाब, बेचारी को नहीं मिला वहां कर्जा, इसीलिए इसे निकल के बाहर आई है, इतना फ्रस्ट्रेटेड इसलिए दिख रही है, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। तो देखो आपसे पूछे भाई लोन के टर्म्स क्या है, ठीक है। टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट होना है ना, मैंने बताया था लोन क्या एक तरह का एग्रीमेंट है, तो हर एक एग्रीमेंट में कुछ ना कुछ होता है, टर्म्स क्लॉज होता है, उसी सबको पढ़ना है। तो हर एक लोन एग्रीमेंट में आपको दिखेगा क्या, कि एक इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ होगा कि आपसे इतना इंटरेस्ट रेट लिया जाएगा, ठीक है। ये भी लिखा हुआ होगा इंटरेस्ट क्या होगा भाई, इंटरेस्ट मंथली होगा कि क्वार्टरली होगा कि एनुअली होगा, ये सारी बातें भी आपको क्या होंगी, उस पे मेंशन होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मेंशन होगा ही, उसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ रहेगा कि इंटरेस्ट आपको महीने महीने देना है, ठीक है, कि क्वार्टरली देना है हर 3 महीना पर, कि हाफ ईयरली देना है, कि एनुअली देना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एनुअली होता है, समझे? साल में एक बार, हाँ साल में एक बार, ठीक है। देखो एक बात याद रखना, इसको इतना आसान मत समझो। बैंक जो है ना, पैसा जो आपका इंटरेस्ट दे रही है आपके पैसे पर, वो दे रही है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन बैंक जो आपको कर्ज देगी ना, उस पर वो लेगी कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्ट स्किप किए ना, तो वो इंटरेस्ट जा करके प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, और फिर वो प्रिंसिपल से फिर आपको उतना देना पड़ जाएगा। इसलिए तो बोल रहे हैं सोच समझ के लिया कीजिए, कर्ज हमेशा नहीं है काम की चीज,
ठीक है, आगे देखिए, तो आगे देख लो, तो ही बात है, तो ये इंटरेस्ट रेट लिखा रहेगा जो बोरोवर को लेंडर को देना है, ठीक है, साथ ही साथ उसके साथ क्या होगा, ठीक है, उसको ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट देना है, उसको अपना प्रिंसिपल का भी रिपेमेंट करना होगा, मूलधन वो भी देना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ लेंडर को क्या होगा भाई, लेंडर क्या मांग सकता है आपसे, कोलैटरल, कोलैटरल मांग सकता है। कोलैटरल क्या है भाई, सिक्योरिटी है, जिसको कहते हैं ना कि भाई बंधक रख रहा है, गिरवी रख रहा है। बैंक अगर तुमको बड़ा लोन दे रही है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो देगी ना, नहीं तो तुम लोन पचा लोगे ना, देवे नहीं करोगे पैसा, ठीक है। तो हो सकता है आपके पास कोई जमीन है, उसके ऊपर आपको लोन मिल जाए, मकान है उसके ऊपर लोन मिल जाए, ठीक है, जिस किसी चीज का भी कुछ इकोनॉमिकल वैल्यू है फिजिकल टर्म्स में, जैसे आपने सुना होगा आजकल गोल्ड लोन्स भी मिलते हैं, ठीक है, कि आपके पास गोल्ड है 5-10 लाख रुपए का, तो उस पर आपको जितना लोन उठाना है उठा लो, ठीक है। चलिए, कोलैटरल क्या है भाई, कोलैटरल का डेफिनेशन यहाँ दिया है, देख लो, बहुत सिंपल चैप्टर है, कहाँ है इसमें था कुछ भी ऐसा। कोलैटरल इज एन एसेट, ठीक है, कोई भी ऐसा चीज, एसेट किसको बोलते हैं, जिसकी इकोनॉमिकल वैल्यू हो, जो कुछ वैल्यू जनरेट करके दे सकता है, ठीक है, जो बोरोवर क्या करेगा, बोरोवर के पास होना चाहिए, कुछ होगा तभी मिलेगा, जैसे जमीन हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकता है, व्हीकल हो सकता है, पशु हो सकता है आपको, ठीक है, या फिर बैंक में कुछ डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है आपके नाम पर, रिकरिंग डिपॉजिट है आपके नाम पर, बैंक में आपके बहुत कुछ अच्छा कैश वगैरह है, ठीक है। हालांकि जनरली जो है सेविंग्स अकाउंट के जो है कैश पर जो है नहीं मिलता है आपको, आपके पास कुछ फिक्स डिपॉजिट वगैरह का पेपर होना चाहिए, ठीक है। तो हो गया, तो ये क्या होता है भाई, गारंटी होता है लेंडर के लिए, कि अगर पैसा लेकर के भाग जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर तुम पैसा टाइम पर पेमेंट नहीं कर पाए, तो लेंडर क्या करेगा, उसके पास ये राइट होता है कि वो इसको बेच करके अपना पैसा निकाल लेगा, समझे, ये गारंटी हो उसके लिए कि वो निश्चिंत होकर के सो सके कि बाप रे बाप 4-10 लाख रुपया दिए लेके ना भाग जाए, अच्छा कोई बात नहीं, आपका 2 कट्ठा जमीन मेरे पास, समझ में आया, हाँ 20 लाख का जमीन गिरवी रखवाए हैं, 10 लाख चलिए हो गया तो कोई बात नहीं है, 15 है में बेच देंगे, 5 लाख का प्रॉफिट, समझे, याद रखिएगा। तो इफ द बोरोवर फेल्स टू रिपे द लोन, अगर बोरोवर बेचारा किसी कारण से लोन ना दे पाए, तो लेंडर के पास क्या है, राइट, जो भी एसेट और कोलेटरल है उसको बेच करके अपना पेमेंट निकाल लेगा, ठीक है। तो जो प्रॉपर्टी है, सच एज लैंड टाइटल, ठीक है, बैंक के साथ जो डिपॉजिट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो, जो आपके पास जो लाइव स्टॉक है, जो पशु वगैरह आपके पास होगा, ये सब कॉमन एग्जांपल है किसका, कोलेटरल का, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, जिस चीज का भी इकोनॉमिकल वैल्यू है, गोल्ड हो गया, इसके ऊपर भी मिलता है, ठीक है, गोल्ड के ऊपर भी आपको आराम से लोन मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, और क्या, आ जाइए घर के लिए, हाउस लोन, जो जनरली आज के डेट में हर एक मिडिल क्लास आदमी को लेना ही पड़ता है, बिना लोन के कहाँ से घर बनेगा, इतना महंगाई बढ़ गया है। चलिए, मेघा है, क्या किए भाई, लोन ली है 5 लाख रुपए का बैंक से, क्या खरीदने के लिए, घर खरीदने के लिए। एनुअल इंटरेस्ट इस बेचारी का कितना है, 12% है, और लोन को 10 साल में इसको रीपे करना है, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है। अब ये मंथली इंस्टॉलमेंट कैसे तय किया जाता है, सो समझो, तुम्हारा प्रिंसिपल हुआ, 10 साल का इंटरेस्ट हुआ, सबको जोड़ा गया और उसको डिवाइड कर दिया गया, हर एक महीने पर इतना पैसा देना है, इसी को ना बोलते हैं ईएमआई, ठीक है, कि घर का ईएमआई चल रहा है, इसका ईएमआई चल रहा है, कि बैंक तुमको भी लोड ना पड़े, धीरे धीरे करके दे दो, समझ में आ रहा है। तो 10 साल में जो जितना इंटरेस्ट रहेगा ना, उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया, और उसके बाद जितने महीने हैं, ठीक है, 10 साल में कितना होंगे, 120 महीने, 120 महीने से डिवाइड कर दिया, जो आएगा आपका अमाउंट वही आपको हर महीने क्या करना है, पेमेंट करते चले जाना है, समझ में आया। चलिए, तो मेघा ने क्या किया है भाई, मेघा को अपना बैंक को क्या सबमिट करना पड़ा है भाई, जो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, पहला बात उसके एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड के, कि भैया इसको कितना लोन चाहिए भाई, 5 लाख का लोन चाहिए, तो पहले उसने जाकर प्रूफ दिखाया कि हाँ भाई हम सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, मेरा जॉब है, हमको हर महीने इतना पैसा मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स उसने अपने दिखाए, सैलरी का जो है दिखाया, तब जाके बैंक अग्री कर दिया कि आपको लोन दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, बैंक को समझ में आ गया।
गवर्नमेंट ऐसे भी जो है गवर्नमेंट जो जॉब करने वालों को आसानी से लोन मिल जाता है, क्योंकि उनको पता है कि सरकारी नौकरी में महीना महीना पैसा मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। प्राइवेट वालों के साथ ना दिक्कत है, आज जॉब में है कल निकल गए तो क्या करेंगे फिर। ठीक है, देख रहे हो ना इंजीनियर सबका हालत, डेली 5,000 6,000 इंजीनियर को नौकरी से निकाल दे रहा है। इसलिए ना कहते हैं नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, बहुत प्रॉफिट है उसमें। तो जमीन के साथ साथ घर से भी हाथ धो देगा, घर भी गया। हाँ, जमीन के साथ साथ घर भी गया आपका। ऐसा थोड़े बैंक बोलेगी ले जाओ घर उठा के जहाँ ले जा, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है जमीन मेरा है, घर तुम्हारा, लेकिन जमीन के ऊपर बना हुआ है, तुम सोचो क्या करना है, ले जाओ उठा के, तुम्हारा मन है तो। चले यहाँ पे, अब इसके बावजूद देख लो बैंक ने क्या किया, इतने पर भी बैंक ने मानी, बैंक बोले कि कोलेटरल तो देना पड़ेगा। तो जो उसने नया घर खरीदा है ना, उसके कागज जो है बैंक ने रख लिए हैं। ठीक है, और ये कब उसको रिटर्न किया जाएगा मेघा को, जब वो सारा लोन का पेमेंट कर देगी। मतलब 10 साल के बाद बैंक के पास जब फाइनल इंस्टॉलमेंट जमा करने जाएगी, उस दिन थोड़ा बहुत पेपर वर्क होगा और उसको उसके कागज वापस मिल जाएंगे। अब क्या है, सारा मालिकाना हक उसी के पास। ठीक है, जाओगे ना बैंक, अथी गाड़ी बाइक जो है फाइनेंस पर लेने, तो गाड़ी में 2 चाबी होता है। अगर आप फाइनेंस पर लीजिएगा ना तो आपको एक एक चाबी देगा, एक चाबी वो अपने पास रखे रहेगा, कि कभी आपका गाड़ी उठाने का नौबत आ गया। हाँ, हम देखे हैं ऐसा होते हुए। अच्छा, ऐसा नहीं होता है, आजकल तो गाड़ी से ही टो करके ले जाता है, लॉकर में उठा के रख देगा, और गाड़ी है वो पक्का है ना प्रॉपर उसका, मैंने देखा था कहीं पे, इसलिए बता रहा हूँ, हो सकता है ऐसा नहीं होता हो। चलिए, तो अभी आप देखिएगा तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट में हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा। पहला टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या था, इंटरेस्ट रेट, इससे भी क्वेश्चन आएगा। तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, पहला इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट में क्या दिया जाएगा आपको, कितना परसेंट आपको ब्याज देना है और उसकी दर क्या होगी, समझे। रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस उसका टाइप, कि भैया मैं मंथली लगेगा कि एनुअली लगेगा, जैसा लगना हो। दूसरा कोलेटरल, क्या आप रखिएगा, उतना गारंटी के लिए तो बैंक को कुछ देना पड़ेगा, इसको मॉर्गेज या पॉन भी कहते हैं। ठीक है, और तीसरा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, जिससे बैंक को पता होना चाहिए कि क्या क्या मतलब किस आदमी को दे रहे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर इसके केस में एम्प्लॉयमेंट के सारे पेपर्स चेक किए थे बैंक ने, किए थे ना। ठीक है, तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा। ठीक है, और मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो इतनी चीजें जो है कि मोड ऑफ रिपेमेंट क्या होगा आपका, हर महीने बैंक से कटेगा, क्या आप आके जमा कीजिएगा, सारी चीजें लिखी होंगी उसके ऊपर। तो इसी को हम लोग टर्म्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। ठीक है, तो द टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होता है, हर क्रेडिट के लिए एक समान नहीं है, अलग अलग क्रेडिट में क्या होता है, वैरी करते रहता है, लेकिन मोटा मोटी इतनी ही चीजें रहती हैं, और भी ज्यादा कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग आप क्या ले रहे हो उसके ऊपर। ठीक है, दे वेरी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोवर, दोनों का जो है नेचर क्या है उस पर वेरी करता है तुम्हारा। अब इस सेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे अलग अलग तरह के क्रेडिट अरेंजमेंट्स में टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है, नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है।